नाज़रीन आदाब, तहरीक बक़ाए उर्दू के इस प्रोग्राम मुलाकात में मैं जावेद अनवर आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, जैसा कि मैंने कल ज़िक्र किया था, कल कुछ तकनीकी खराबी भी थी और गुफ्तगू भी अधूरी रह गई थी। तो आज एक और हमारा प्रोग्राम होगा 7 बजे, जो अभी 5 बजे होना था। सऊदी अरब से एक मोहतरमा है जिनसे बात होगी, वो 7 बजे इंडियन टाइम से होगा। ये कल असल में गुफ्तगू भी अधूरी रह गई थी, स्क्रीन प्ले राइटिंग पे बहुत कुछ हो नहीं सका, बात नहीं हो सकी। ये बीच-बीच में जो है टेक्निकल खराबी भी कल ज़्यादा थी। तो बहुत से लोगों ने फिर इल्तिजा की, फ़ोन किए, एसएमएस किए कि साहब ये जो है तशनीगी रह गई, तो आज फिर नहीं जावेद साहब से आप गुफ्तगू करें, वक़्त निकालें, ताकि कल की जो ताज़ा गुफ्तगू थी उसपे एक तो इस्तिफ़ादा जो है हो, लोगों को इस्तिफ़ादा करें, और दूसरे की कुछ और अहम चीज़ें लोग जानना चाहते हैं। फ़िल्मी दुनिया की, ज़ाहिर-सी बात है, फ़िल्म इंडस्ट्री की बात होती है, फ़िल्म दुनिया की बात होती है, फ़िल्मी सितारों की बात होती है, उसके साथ अदब की जब बात होती है, तो लोग चाहते हैं कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर गौर करें, क्योंकि बहुत से लोगों का मुस्तकबिल वाबस्ता रहता है। इरशाद शफ़ीक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, इरफान आरिफ साहब हमें देख रहे हैं। तो अनीस जावेद साहब, आपका इस्तकबाल है। मोहम्मद उमर फारूक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कल अनीस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जी जी, जी अनीस भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर। इज़्ज़त देने वाला वही है, ज़िल्लत देने वाला वही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस प्रोग्राम में भी इज़्ज़त बख्शे, आप तमाम को भी इज़्ज़त बख्शे, और तमाम हाज़रीन और नाज़रीन का तहे दिल से इस्तकबाल है, शुक्रगुज़ार हूँ। जी जावेद भाई। जी अनीस भाई, कल की जो गुफ्तगू जहां से की खत्म हो गई थी, वक्त खत्म हो गया था, वो स्क्रीन प्ले राइटिंग पे हो रही थी। तो जो लोग हमारे साथ कल नहीं जुड़ सके या देर में जुड़े, मैं उनसे बता दूं कि जो कल की गुफ्तगू थी, अलावा दूसरी बातों के नतीजा ये निकला था अनीस भाई, कि आज के दौर में स्ट्रगल जो है, रशीद न्योरा न्योरिया क्या है, नीरोआ साहब जुड़ गए हमारे साथ, इरशाद शफीक साहब है, देखिए अभी आज कुछ ठीक चल रहा है नेट। तो कल जो गुफ्तगू थी उसका हासिल ये जो है था, जो नतीजा निकला था एक छोटा सा, वो ये था अनीस भाई कि आज के दौर में स्ट्रगल ज्यादा कठिन है। स्क्रिप्ट राइटिंग हो या फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी शोबे से, फिल्म के किसी भी शोबे से, जो पहले की तरह की जो स्ट्रगल थी उससे अब जुदा भी हो गई है। पहले टैलेंट हुआ करता था, लोग पढ़े लिखे होते थे, उर्दू जानते थे, जैसा कि आपने कहा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ कमर्शियल चीजें रह गई हैं, किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। और खासतौर से स्क्रीन प्ले का मामला यह है कि स्क्रीन प्ले राइटर है, उसको दूसरे तरह के भी जो है सलाहियत उसके अंदर होनी चाहिए। एक तो उसके अंदर बहुत अच्छा लिखने की सलाहियत होनी चाहिए, एक तो ये है, जैसा कि कल की गुफ्तगू से अंदाजा हुआ। दूसरी बात यह है कि उसको, जैसे कि अमीर खुसरो को अबूर हासिल था कि खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा, जिस तरह उन्होंने फौरन पिरो दिया था उन चारों औरतों के कहने पे कि आप शेर अगर वाकई शायर है तो इस तरह कहिए। तो जो डायरेक्टर होता है या जो पैसा लगाता है, जो फाइनेंसर होता है, उसके सामने ये सलाहियत भी होनी चाहिए कि जैसा वो कहता है बिल्कुल मीनो अन आप अपनी सलाहियत के तौर से उसको ढालें, ताकि उसको अच्छा लगे, उसको ये लगे कि यार मार्केट में हमारी ये चीज चलेगी। तो इसमें एक तो ये कि अपनी आना नहीं चल सकती, दूसरे जो वो चाहता है आपको उस तरह का पूरा आपको माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा कि भाई हो सकता है वो चीज बाद में, ऐसा होता है कि डायरेक्टर हर चीज अच्छा कहता है कि भाई अच्छा हो, उसके बावजूद फिल्म फ्लॉप हो जाती है, लोगों को पसंद नहीं आती। हो सकता है कि स्क्रीन प्ले राइटर जो है वो उनकी नब्ज से वाकिफ हो, चूंकि वो अवाम में रहता है, डायरेक्टर अमीर आदमी अवाम में नहीं रहता, तो उसे लगे कि नहीं यार ये होगा, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं चूंकि उसकी वो हैसियत अब बाकी नहीं रही, जैसा कि आपने कहा। और एक फिल्म के लिए कई कई जो है स्क्रीन प्ले राइटर हैं, ये भी कल आपने बताया। तो जाहिर सी बात है, कोई ये खालिद नसीम बदायूनी साहब हमारे साथ, खालिद नदीम बदायूनी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आपका भी इस्तकबाल है। अदनान शेरखोर साहब है हमारे साथ, सलीम खान सरखोर। साहब जुड़ गए हैं, वालेकुम सलाम। ये तमाम लोग, जी जी, ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो स्क्रीन प्ले के ताल्लुक से यहीं पे गुफ्तगू का इख्तिताम हो गया था कि
जो है स्क्रीन पे राइटर को इन तमाम खुसूसियात का भी मालिक होना जरूरी है। और दूसरी बात जो आपने कही थी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अब गरीब नहीं चल सकता, मुफलिस नहीं चल सकता बॉम्बे में आकर के कि साहब आप कर रहे हैं, कहीं आपको आसरा मिल गया, कहीं आपने कुछ कर लिया। अब आपने जैसा कि कल कहा कि बाकायदा उसको एक पार्ट टाइम जॉब करना है, उसके बाद फिर उसको अपने लिए रोजी पे तलाश करनी है, उसके बाद जो है ये चीजें करनी है, जब्त भी बहुत करना है। और अभी कोई पिछले की तरह गारंटी भी नहीं कि साल 2 साल 10 साल बाद आपका नंबर आ ही जाएगा, ये तकदीर की बात है। और दूसरी बात ये कि मुझे एक बात याद आती है अनीस भाई, शमसुर रहमान जी फारूकी साहब ने जो शायरी बढ़ रही इस ताल्लुक से कहा था, एक किताब में लिखा है अपनी, कि अफसाना निगार तो खैर वो तो बढ़ रहे हैं, अफसाना निगार तो खैर ज्यादा हो रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन शायरों की तो एक बेमहाबा भीड़ है जो उमड़ी ही चली आती है। तो आज मैं भी जब बंबई जाता हूँ, देखता हूँ, गजनवर भाई के साथ गया था, देखा तो मतलब वाकई हर घर में कोई ना कोई फिल्म से रिलेटेड फ्लैट्स में लोग रहते हैं, तो हर बिल्डिंग में 10-12 लोग ऐसे जरूर मिलते हैं जिनको कि ये जुनून है कि भाई हम फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बनाएंगे, या फिर वो उस मौके के तलाश में है, लगे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। तो स्क्रीन पे राइटिंग के ताल्लुक से जो कल बात अधूरी रह गई थी, मेरे ख्याल से ये था, यहीं पे बात खत्म हो गई थी कि साहब ये बहुत मुश्किल है, इसमें सब्र तहम्मुल चाहिए, ये थिएटर से अलग है। स्क्रीन प्ले राइटिंग जो थिएटर से अलग है, जो है फिल्म के लिए एक अलग वो होता है, क्योंकि उसके सामने आपको 4 लोग 5-10 लोग गिद्ध की तरह आपके सर पे मंडराते रहते हैं, भाई ये नहीं सही हुआ, ये कीजिए, वो नहीं सही हुआ, ये कीजिए। आपको मंजर बार बार बदलना पड़ता है। जबकि सीरियल में आपको 1-2 मंजर में डायरेक्टर चाहते हैं उसी में मुकालमा इस कदर चुस्त हो जाए कि वो और ज्यादा हो जाए। खालिद नदीम बदायूनी साहब जो हमारे साथ हैं, तो असार मुस्तर साहब हैं, तो जो उसका जो होता है राइटिंग जो होती है, सीरियल राइटिंग जो होती है, तो उसमें ये होता है कि साहब वो चाहते हैं कि 1-2 ही मंजर हो, लेकिन वो इतना चुस्त हो, इतना ज्यादा उसके अंदर कशिश हो, जो है जो देख रहे हैं हमारे जो है नाजरीन, तो वो उसी पे खत्म हो जाए ताकि और ज्यादा एपिसोड्स बना सके और ज्यादा पैसे कमा सके। फिल्मों में इसके बनिस्बत अलग मामला है कि आपको कम वक्त में बहुत ही चुस्त आपको स्क्रिप्ट देनी है, आपको बहुत बेहतरीन मुकालमे देने हैं। यहाँ पे बात खत्म हुई थी। तो अब आप बताएं कि इस स्क्रीन प्ले के ताल्लुक से और कौन सी चीजें हैं जो जहन में रखनी चाहिए, जो नौजवान करना चाहते हैं, जो नौजवान बनाना चाहते हैं, उनके लिए स्क्रीन प्ले राइटिंग के ताल्लुक से आप बताएं। जी जावेद भाई, ये जो बात है इसको थोड़ा हम देर से बताते हैं। सबसे पहले जो है, क्योंकि ये अभी और भी लोग जुड़ जाएंगे जो नए लिखने वाले हैं, तो उनके लिए और भी कारामद चीज़ होगी। पहले तो मैं तमाम हाज़रीन और नाजरीन जो कल हाजिर थे और नाजिर थे, उनका शुक्रिया अदा करूंगा, कि उनकी फरमाइश पर इस प्रोग्राम को दोबारा जो है नशर किया जा रहा है। और दूसरी किस्त के तौर पर जो है जो बातें अधूरी, जो दूसरी बातें और रह गई थी, असल में हमारी भी शख्सियत के जो है ना कई पहलू हैं, जैसे इल्मी और अदबी, उसमें हम फिल्म राइटर, सीरियल राइटर, ड्रामा राइटर और मजमून निगार, और एक मजमून लिखते लिखते अखबारों में छपते छपते जो है एक सहाफ़ी का लेबल भी लग गया है। लेकिन जो सबसे पहले मैं बात करूंगा थिएटर की, उसके बाद करूंगा फिल्म की, उसके बाद करूंगा सीरियल की, और ड्रामा किस तरह लिखा जाता है, उसको किस तरह पेश किया जाता है, उसके बाद फिल्म जो है, फिल्म राइटिंग क्या होती है, क्योंकि बहुत सी फरमाइशें कल भी आई थी, बाद में फ़ोन भी हमें आए कि हमें स्क्रिप्ट राइटिंग पर जो है ना एक तफसीली गुफ्तगू चाहिए। तो इतने इस 1 घंटे के अंदर जो है इतनी तफसीली बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये टेक्निकल बातें हैं। फिल्म राइटिंग, सीरियल राइटिंग, ड्रामा राइटिंग, ये एक टेक्निकल बातें हैं जो इनसे जुड़ा हुआ होता है। इसमें नावल जैसे है, नावल हम घर पे बैठ के जो है एक टेबल पर और कुर्सी पर जो है वो लिख देते हैं, अफसाना भी हम ऐसे अकेले बैठकर लिख देते हैं। लेकिन ड्रामा है या फिल्म है या सीरियल है, उसके लिए बाकायदा उसके साथ जुड़ा हुआ होना, मुंसलिक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ड्रामे के लिए बात करेंगे, उसके बाद तकनीकी सीरियल के लिए, और जी मजमून जी, मैं
जी बिल्कुल, मैं अनीस भाई ड्रामे पे मैं आपको रोक रहा हूँ। ड्रामे के ताल्लुक से जब हम गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं तो आज दौर यकबाबी ड्रामों का है। जी अदब से भी चूंकि हमारा जुड़ाव है, यकबाबी ड्रामे हमने अपने रिसाला मेरा तहरीक अदब उसमें मैंने छापे भी हैं और बहुत से जी। लोगों ने लिखे हैं, जाहिर है। तो यकबाबी ड्रामे का जो मतलब जो मैं समझ सका, जहां तक मैंने कोई देखा तो नहीं, कि एक ही मंजर होता है या एक ही स्टेज होता है जिसमें कि बार बार पर्दा उठाने गिराने की नौबत यानी उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही प्ले में सारा ड्रामा खत्म हो जाता है, जहां तक मैं समझा यकबाबी यानी एक बाब में ड्रामे का खत्म होना, ये चीज है। लेकिन हाँ आप जैसे, हाँ ये चीज है मैं जो समझ हाँ। सका। जी जी जी। लेकिन हाँ, तो लेकिन मामला ये है कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई, या ये इसने इतनी मकबूलियत क्यों इख्तियार किया नहीं जावेद साहब? क्योंकि ड्रामे जो, जाहिर सी बात है कि ड्रामे में जो भी मुकालमा या मंजर निगारी या जो भी कुछ होता है, तो उसको एक बाब में समेटना भी कार्य दुश्वार है। अगर कोई ऐसा मौजू आप लेकर बैठते हाँ हैं जो कि मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ मंजर का मुतकाजी हो, या फिर उस तरह का, जैसे कि पहले लिखे जाते थे ओपेरा आपने जिक्र किया, या आप दूसरे पुराने यूनानी ड्रामे उठा लीजिए, या कहीं के भी, जाहिर सी बात है उसमें सारी चीजें होती थी, वहीं से आया। तो क्या ये मतलब वक्त की तकाजे की बात है, या फिर कुछ और बातें हुई हैं कि लोगों के पास वक्त नहीं है, या लोग इतने सलाहियतमंद हो गए हैं कि भाई जो बात पहले ड्रामों की कई किस्तों में कही जा सकती थी, हम यकबाब में पेश कर सकते हैं? क्या वजह है इसकी? असल में हमारा हाँ प्रोग्राम थोड़ा अदबी भी है, तो माफ कीजिएगा। तो हाँ। अदब जी के जी, हमारे मैं अदब से स्कॉलर्स भी बैठे हैं, हाँ स्कॉलर्स बैठे मैं होते हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी हाँ स्कॉलर हाँ। हैं, और लोग तो जी हैं ही। जी तो अदब के ताल्लुक से भी जुड़ाव से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। जी बताएं सर। जी जी, अदब से ही मैं भी बात करूंगा, बाअदब जी जी। करूंगा। जी। आ, जी, लिटरेचर में असल में है ना, एक सब्जेक्ट है, हाँ यकबाबी जी ड्रामों जी का जी सब्जेक्ट है, जी जी जी। ड्रामा जो निगारी के ताल्लुक हाँ, से। देखिए देखिए, असल में क्या है, ड्रामा जो है उसकी कई मतलब जैसे एक यकबाबी ड्रामा जो वन एक्ट प्ले कहते हैं, एक फुल लेंथ ड्रामा जिसको दो बाबी या सहबाबी कहते हैं, कि एक बार पर्दा, दो बार पर्दा, मतलब यकबाबी में क्या होता है, एक बार पर्दा उठता है तो जब तक ड्रामा खत्म नहीं होता पर्दा गिरता नहीं है। लेकिन फुल लेंथ में इंटरवेल होता है। दो बाबी ड्रामा है तो 1.5 घंटे का या सवा घंटे का, ये 1 घंटे का एक बाब होता है। उसके बाद जो है इंटरवल होता है तो पर्दा गिर जाता है, इंटरवल होता है, और फिर दूसरा बाब शुरू होता है, पर्दा उठता है और आखिर तक वो चलता है उसमें। और यकबाबी ड्रामे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कैसे कि अगर आप पहले के फुल लेंथ ड्रामे, आज भी फुल लेंथ ड्रामे अगर देखेंगे, उसमें एक सेट होता है। जब पर्दा उठता है तो नाजरीन के सामने एक सेट नज़र आता है कि ये घर का सेट है, या ये आंगन का सेट है, या ये और कोई मंजर है। और वहाँ पर पूरा ड्रामा आधे घंटे मतलब इंटरवल तक वहाँ चलता है। उसके बाद अगर ज़रूरत महसूस हुई ड्रामे की, तो पर्दा जब गिरता है इंटरवल के बाद सेट चेंज हो जाता है। और अगर नहीं भी होता है तो उसी मंजर पर दोबारा जो है ना वो पूरा ड्रामा पेश किया जाता है। और पहले तो, आज भी जो है ना, पहले तो पर्दा जो है ना पीछे बैक कर्टन हुआ करता था, उस पर तस्वीरें हुआ करती थी, और पर्दा जो है वो बाप चेंज करने के लिए या मंजर चेंज करने के लिए पर्दा गिरा दिया जाता था, और पता चलता था अब जंगल का सीन आ गया, अब जो है वो रास्ते का सीन आ गया, अभी बाजार का सीन आ गया। उससे ज़रा आगे बढ़े हम तो एक सेट वाला ड्रामा शुरू हुआ, फिर रिवॉल्विंग थिएटर आए। रिवॉल्विंग थिएटर के भाई वो ड्रामा मतलब मंजर ख़त्म हुआ कि फेड ऑफ होता है। फेड ऑफ होता है यानी अंधेरा होता है। अंधेरे में जो है स्टेज जो है ना अपने आप जो है ना वो घूमता है, और दूसरा मंजर जो है उस पर आ जाता है। ये हो गया। लेकिन चूंकि वो ज़्यादा पैसा और ज़्यादा पैसा और मेहनत चाहता है और टेक्निक भी चाहता है, इसलिए उसका रिवाज बहुत कम है। तो एक एक मंजर में एक इंटरवल होता है, अगर दूसरे मंजर की ज़रूरत है तो दूसरा इंटरवल के बाद दूसरा मंजर, नहीं तो उसी पर पूरा ड्रामा खेला जाता है। यकबाबी ड्रामा जो है वो पहले जो है, आज से समझ लीजिए 20 बरस पहले, 25 बरस पहले या 30 बरस पहले, सिर्फ एक सेट के ऊपर जो है पूरा यकबाबी ड्रामा खेला जाता था। जैसा आपने कहा कि हमने भी देखा कि एक ही मंजर होता है और उसी पर पूरा ड्रामा जो है वो
खेला समझ गया जाता है। जी जी लेकिन लेकिन जैसे जैसे लोगों के अंदर, ड्रामा करने वालों के अंदर की सलाहियतें बढ़ती गईं, तो उन्होंने स्टेज को जो है ना वो लामहदूद कर दिया। यानी अब स्टेज जो है वो किसी एक सेट का मतकाजी नहीं है कि सिर्फ एक ही सेट पर पूरा ड्रामा खेला जाए। आजकल ऐसे अच्छे अच्छे ड्रामे हो रहे हैं कि पर्दा उठता है तो उसको ब्लॉकिंग कर दी जाती है या ब्रेकअप दे दिया जाता है। एक समझिए 30 बाई 20 का सेट है, स्टेज है, थिएटर स्टेज है, उसके एक कॉर्नर पर जो है एक तरह का मंजर बना दिया जाता है, बीच में जो है जी वो जी दूसरे तरह का मंजर बना दिया जाता है, तीसरे जी जी कॉर्नर पे जो है एक तरह का मंजर बना दिया जाता है। और रोशनी का और लाइट्स का इस्तेमाल करके जब जिस मंजर की ज़रूरत होती है वहाँ फुल लाइट हो जाती है और बाकी स्टेज जो है वो अंधेरे में रहता है। तो इस तरीके से ये ड्रामा जो है, और इसी फॉर्म में एक फॉर्म और भी है जो स्ट्रीट प्ले फॉर्म कहते हैं, जिसमें कोई सेट नहीं होता, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन राइटर जो है अपना पूरा ड्रामा जो है लिखता है उसको, और जो डायरेक्टर है उसको करता है, और किरदार ही जो है वो मंजर फेड आउट होता है तो किरदार या ड्रामा निगार जो है डायलॉग्स में बता देता है, समझा देता है कि अब ये मंजर जेल का है, अब ये मंजर दीवान खाने का है, अब ये मंजर जो है वो पुलिस स्टेशन का है। और उसमें जो है पूरा ड्रामा जो है वो खेला जाता है। और इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो ड्रामा निगार है वो उसकी सोच जो है ना वो महदूद नहीं रह गई, वो अपनी सोच को बढ़ा देता है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, मेरा एक ड्रामा है, हम खातूने मिल्लत हैं। अब उसमें जो है लड़कियां हैं, वो लड़कियां ही जो हैं वो कहीं सास बन जाती हैं, ननद बन जाती हैं, कहीं बहू बन जाती हैं, कहीं एंकर बन जाती हैं, कहीं वो, और वो फॉर्मेशन इस तरीके से फॉर्मेशन होता है कि घूम फिर कर जो है वो मंजर चेंज लगता है, फेड आउट कर देते हैं, मंजर चेंज हुआ, या बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ें आ जाती है या म्यूज़िक आ जाता है, उससे जो है वो। मेरा एक ड्रामा है 2 गज ज़मीन। अब 2 गज ज़मीन यकबा भी ड्रामा है, टॉलस्टाई की कहानी है, बहुत मशहूर कहानी है कि एक किसान है, जी वो उसको ज़मीन चाहिए तो जाए कबीले में जाता है, तो वहाँ उसको पता चलता है कि यहाँ जो है ज़मीन मुफ्त मिलेगी, लेकिन एक दिन में पूरी ज़मीन का जितना चक्कर लगाएगा वो मिलेगी। अब जी जी इसमें जी जी अगर दूसरे जो करने वाले हैं, इस पर सीरियल भी बना है, परीक्षित साहनी साहब ने उसमें काम किया था, तो वो जी जी चूंकि सीरियल है इसलिए वो उसका कोई वो टेंशन नहीं था। लेकिन हमने जब ड्रामा किया तो हमने मंजर बनाया, पहले किसान का घर बताया, किसान को बताया, खेत बताया, खेत में वो हल चला रहा है, खेत में वो हल चला रहा है, उसका दोस्त आता है, चानी बोलता है कि वो ज़मीन चाहिए तो तुमको वो फला लेडी लारा है उसके पास जाना होगा। लेडी लारा का घर का सीन बताया हमने, एक प्लेटफॉर्म, छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना हमने उसका एक मतलब इमेजिनेशन जिसको कहेंगे, हमने वहाँ कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की, सिर्फ एक जी 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 इमेजिनेशन जो है जी कि जी लोगों को, नाजरीन को ये लग रहा है कि भाई अब ये लेडी लारा अपने घर में है, वहाँ पर उनकी एंट्री होती है, फिर किस तरीके से वो जंगल में जाता है, कबीले वाले आते हैं, तो ये पूरा जो है ना मंजर एक के बाद एक वो रोशनी के सहारे चेंज होते हैं। और आखिर में हमने हमने क्या दिखाया कि जो उसको ज़मीन हासिल करनी है तो ज़मीन हासिल करने के लिए उसको दौड़ना है, तो अब इतना हम दिखा नहीं सकते उसको कि पूरा वो इलाका जो है वो दौड़ रहा है, तो हमने उसको एक ही जगह पर जो है एक स्पॉट लाइट के नीचे खड़ा करके और उसको दौड़ाया है। वो दौड़ रहा है और पीछे से जो है पेड़ जो है, जो हमने दिखाया था, बच्चे हों या आर्टिस्ट हों, वो पेड़ बने हुए हैं, और वो ये अगर इस तरफ जा रहा है तो पेड़ इस तरफ जा रहे हैं, जब वो मुड़ता है तो इस तरफ से इस तरफ, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये समझ जी लीजिए कि जी भाई ये जंगल में दौड़ रहा है। उसके बाद वो जी जी दौड़ते दौड़ते दौड़, तो इस तरीके से पूरा ड्रामा, कई मनाजिर है उसमें, कम से कम 10 से जी 15 मनाजिर है, लेकिन 10 से जी 15 जी जी मना, और ऑडियंस को, क्योंकि छोटे छोटे सीन हैं, तो छोटे छोटे जी जी जितने भी सीन रहेंगे वो ड्रामे को जो है ना वो कस देते हैं, मतलब वो जी जी उसको बोरियत महसूस नहीं होती है ऑडियंस को।
और ये पूरा ड्रामा 45 मिनट के अंदर जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये यकबाबी ड्रामा इस तरीके से तरक्की कर चुका है। बादल जी जी, सरकार तो का यानी ड्रामा यानी ये बात, वहां से। जी जी, यानी हाँ जी जी, जी तो जी मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ अनीस भाई की, मतलब जैसे कि पहले जो, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि पहले जो ड्रामे जो बहुत ज्यादा जो तवील होते थे या कई उनकी वो होती, तो उसकी जगह ये अखबारी ड्रामे ने ले ली है। अब जिस तरह तकनीक ने तरक्की की है, टेक्निक ने तरक्की की और भी लोगों के जहन ने तरक्की की, तो उसमें उन्होंने इस तरह की उसत निकाली कि अब ये अखबारी ड्रामे जो है वो जो है इनकी जगह पे उसी की पुराने ही उनकी बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकते हैं। सैयद सलीम बुखारी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भी लोग जुड़े हैं, और सब लोग सर आपसे स्क्रीन प्ले के ताल्लुक से ही टिप्स जी मांग रहे हैं। हालांकि स्क्रीन जी। प्ले का मतलब भी यही है कि ड्रामे में जो भी आफ्ताब हुसैन साहब बैठे हुए हैं, तो अब ये जो है आफ्ताब जाहिर हसनैन। सी बात है कि हम्म। जी जी सर, तो ये भी बैठे हुए हैं। जी। तो अब ये है हाँ कि जो है कि स्क्रीन पे राइटिंग तो जाहिर सी बात है, उसके लिए ड्रामे ड्रामे में भी होता है स्क्रीन प्ले, और भी चीजों में जितना भी कहा, तो जाहिर सी बात है अब ये तो ड्रामे की गुफ्तगू हो गई कि जैसे कि ड्रामे में इस तरह की बात होती है और ये अखबारी ड्रामे ये कहे जाते हैं, तो उसके बाद अब थिएटर भी इसी में आ गया। जाहिर सी बात है ड्रामा तो थिएटर में खेला जाएगा। अब मामला आता है आगे का, जैसे कि अब सीरियल की स्क्रीन प्ले, जो आप सीरियल की बात कल कर रहे थे, तो सीरियल लिखने के लिए अगर कोई लिखना चाहे हमारा, वो जैसे कल गुफ्तगू हुई थी, तो बहुत से लोग अभी हैं, आप भी पढ़ रहे होंगे, कि चाहते हैं साहब की स्क्रीन पे कुछ टिप्स दे दें कि हम बॉम्बे आए तो हम स्क्रीन पे करें, तो उस पर जरा सा गुफ्तगू कीजिए सर। जी जी जी। मैं असल में जो स्क्रीन प्ले राइटिंग है ना, इसकी कड़ी जब तक आप जो जी है जी। ना कहानी से नहीं जोड़ेंगे, और कहानी जो है हाँ हाँ। वो वो बुनियादी चीज है। कहानी वो ड्रामे में भी चाहिए, कहानी वो हाँ सही फिल्म है। में भी चाहिए, जी जी, कहानी वो बिल्कुल सीरियल में सही भी है। चाहिए, है ना। तो जब तक हम कहानी पर बात नहीं करेंगे तो आप स्क्रीन प्ले को अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कहानी चीज एक चीज होती है, बुनियादी ख्याल, कहानी। तो कहानी जो है वो जब तक मतलब मौसर नहीं होगी या वो कैची नहीं होगी, जो भी स्क्रीन पे राइटर बनना चाहते हैं उनको सबसे पहले जो है कहानी लिखने आना चाहिए या कहानी सोचना आना चाहिए। क्योंकि अगर क्या बम्बई आप आते हैं स्क्रीन प्ले राइटर बनने के लिए, आपसे कोई मान लीजिए पहले बेटा। स्क्रीन प्ले नहीं लिखवाएगा, आपसे पहले कोई स्क्रीन प्ले नहीं लिखवाएगा। पहले जिस ऑफिस में जिस डायरेक्टर के पास आप जाएंगे वो बोलेगा अच्छा कुछ सुनाओ। तो क्या बात है। सुनाने का मतलब तो सुनाने का मतलब ये है कि आपको एक कहानी सुनाना है, और डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये कहेगा सिर्फ 2 मिनट में सुनाओ, सिर्फ 2 मिनट में सुनाओ। वो 2 मिनट में ही समझ जाता है कि इस कहानी में दम है या नहीं है। और जो कहानीकार है उसका अपना टैलेंट है कि अगर उसकी कहानी में दम है तो वो 2 मिनट का 20 मिनट ले लेगा, और सुनने वाला जो है ना वो दम बखुद रह जाएगा कि नहीं यार। क्योंकि बोलने के लिए कि लोग यहाँ बहुत भागदौड़ की जिंदगी है बम्बई में, और माफ कीजिएगा लोग आते भी बहुत हैं, तो रोजाना कोई ना कोई मिलने के लिए आता है, मुलाकाती होता है। मैं राइटर हूँ, मुझे लिखना है। तो उसको ज़रूरी है कि पहले वो कहानी पर ध्यान दे। जब तक उसके पास कहानी अच्छी नहीं होगी, कहानी के रास्ते वो घुसेगा प्रोडक्शन हाउस में, वो इस तरीके से नहीं घुसेगा कि भाई मैं स्क्रीन प्ले राइटर हूँ तो मुझे आप स्क्रीन प्ले मुझे लिखने के लिए दे दीजिए। सबसे पहले यही होगा कि भाई आप कहानी सुनाइए। तो जब हमने कहानी सुनाई, उसको पसंद नहीं भी आई, तो वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो है वो ये कहता है भाई एक काम करो, देखो कहानी तो आपकी ठीक है, अच्छी है, कोई बुरा नहीं बोलता है, चाहे बुरी से बुरी कहानी हो कोई बुरा नहीं बोलता है, क्योंकि पता नहीं कौन सी बुरी कहानी कब बन के हिट हो जाए। इसलिए क्या हाँ बात है जी। इसलिए हाँ इसलिए कोई किसी कहानी को बुरा नहीं कहता है, ये कहता है कि ठीक है ये, लेकिन कुछ और सुनाओ। कम से कम 5-5 10-10 कहानियां सुनते हैं। अच्छा, सुनने के बाद भी जब उनको नहीं समझ में आए या अब वो खुलते हैं, अब प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो है वो खुलता है सुनने के बाद, क्योंकि इसमें इतने नरेशन में वो समझ जाता है कि राइटर में टैलेंट है या नहीं है। अब जब उसको समझ में आ जाता है कि नहीं इसकी जबान
इसका बयान, इसका अंदाज़ गुफ्तगू, इसकी क्रिएटिविटी, इसकी तख्लीक, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही अच्छी हैं और इसके अंदर एक अच्छा राइटर बनने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती हैं। तो वो क्या कहता है, देखो भाई ऐसा है कि हमारे पास एक कहानी है, लेकिन क्या है, हम एक स्क्रीन पे राइटर की तलाश में हैं। अब वहां उसका रास्ता, उसका दरवाजा खुलता है। अच्छा, स्क्रीन पे वो तो चाहता ही है ना स्क्रीन पे लिखना, जो आया हुआ है, या जैसे जी आप कह रहे हैं कि यहाँ से लोग जो है वो स्क्रीन पे राइटर बनना चाहते हैं, तो उसका जी जी, दरवाजा बिल्कुल वहां बिल्कुल। खुलता है, वहां खुलता है। अब वहां वो अपना टैलेंट स्क्रीन पे राइटिंग का दिखा सकता है। तो कहानी बुनियादी है। कहानी के पहले तो एक खाका जहन में हो। मैं अपने सुनने वालों से भी मतलब जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनसे बड़ा ही मुद्दबाना अंदाज में कहूँगा कि आप जो है ना पहले कहानी लिखिए, अफसाना मत लिखिए। अफसाने में और कहानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अफसाना अफसाना निगार के जहन की तख्लीक होता है, उसके पास कागज़ होता है, कलम होता है, और वो जो चाहे वो लिखते लगता है। उसका कारी से कोई लेना देना नहीं होता है। कारी का उसका वास्ता कब पड़ता है, जब वो अफसाना शाये होता है और लोगों तक पहुंचता है। कहानी निगार राइटर जो है उसका, उसको कहानी लिखना है, क्योंकि उसका वास्ता जो है सेलोलाइट पर, स्क्रीन पर जाने का, और उसका वास्ता पड़ने वाला है डायरेक्टर से, जो पैसा लगाने वाला है प्रोड्यूसर, उससे। तो पहले कहानी एक एक सफ़े पर, एक सफ़े पर आप कहानी लिखिए। उसमें जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन मेन वाकयात हैं, अहम वाकयात हैं, जो टर्न हैं, जो ट्विस्ट हैं, जो उतार है, जो चढ़ाव है, वो सारा उस कहानी एक सफ़े के अंदर आ जाना चाहिए। कि जैसे अभी आप चाहे तो मैं मिसाल दे दूं, अपनी ही एक कहानी की मिसाल दे देता हूं, छोटी सी। जो कहते हैं ना 2 मिनट में सुनाना है, वो 2 मिनट में किस तरह सुनाते हैं और वो 20 मिनट कैसे हो जाता है। ये ये एक कहानी है कि रात का वक्त है, हमने लिखा ये रात का वक्त है। एक नर्स जो है वो हॉस्पिटल से बाहर आती है, सुनसान सड़क पर एक कार आकर रुकती है। एक वो कहता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका पेशेंट रह चुका हूँ, वो थोड़ा आइए मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। वो कहती है नहीं मैं चली जाऊंगी। वो बोलता है नहीं नहीं आप चलिए मैं छोड़ देता हूँ। कार में वो बैठ जाती है, उसको ले जाता है, रास्ते में कुछ बातें होती है, उसके बाद उसको छेड़ना शुरू कर देता है, उससे वो करने लगता है, वो चीखना चिल्लाने लगती है। तो वो कांच वगैरह बंद है, सब लॉक है। तो ये अब वो इतने में जो है एक इंस्पेक्टर जो है वो रुकाता है, ये उसमें उसे उसको बंदूक के उस पर रख देता है। वो कहती है कि चीखती है, चिल्लाती है, वो बाहर आता है। बाहर वो लड़की बाहर निकल जाती है, इंस्पेक्टर से कहती है मुझे छेड़ रहे। इंस्पेक्टर उसको मारता है और वो लड़की भी उसको चाटा मारती है। वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब वो बहुत बड़े बाप का लड़का है। अब बड़े बाप का लड़का है तो उसको वो चाटा जो है ना वो हैमर करता है। वो चाटा हैमर करता है। वो दूसरी रात को जो है ना उस लड़की को सुनसान जगह पर पकड़ के उसका मर्डर कर देता है। अब जब वो उसकी जी लाश मिलती है तो वो इंस्पेक्टर ही है। उसने देखा ये लड़की, इस लड़की के साथ तो उस आदमी ने बदतमीजी की थी, वही लड़के ने इसका मर्डर किया है। वो उसके घर पहुंचता है, उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, हवालात में डाल देते हैं। अब उसका जो मैनेजर है, उसके बाप का जो मैनेजर है, वो आइडिया देता है कि इसको मैं किसी तरीके से छुड़ा दूंगा। तो अब वो उसको अपना रिमांड पे ले लिया जाता है। अब ये जो है ना इसी तरीके से नर्स के 10-10 बार बार 3-4 मर्डर करवा देता है, और शहर में अफवाह फैल जाती है कि भाई कोई आदमी है सीरियल किलर, वो नर्सों का मर्डर कर रहा है। अदालत में साबित हो जाता है कि भाई ये दूसरा मर्डर, तीसरा मर्डर, चौथा मर्डर जो है वो हुआ, तब तो ये तो जेल में था। अदालत भी उसको सबूत मानती है, उसको वो करती है और उसको छोड़ देती है। अब ये होता है कि भाई वो मर्डर तो 5 हुए हैं, इन 5 मर्डर्स का करें क्या, कोई ना कोई तो इसका होगा। तो वो मैनेजर बोलता है कोई बात नहीं ना, कोई भी
आदमी को हम खड़ा कर देंगे और बोलेगा हाँ मैंने खूनी को देखा है। तो एक आदमी वो उनका आई आदमी वो इंस्पेक्टर के पास जाता है, मैंने खूनी देखा है, 2 बार देखा है। बोलते स्केच बनाओ, वो स्केच बनाता है। ये वो अपने मन से फर्जी स्केच बनाता है, फर्जी स्केच बनाता है, स्केच बनाता है ये वो। अब जो वो स्केच बन के फर्जी तैयार होता है, हम दिखाते वो हमारा हीरो है जो वाकई में जिंदा है, जो एक जगह पे उस शहर से थोड़ी दूर पे कोई और जो शहर है वहां पर जो है वो अपनी जिंदगी जी रहा है। अब उस पर कैसे कत्ल का इल्जाम आता है, कैसे उसकी तस्वीरें, ये अब ये इतना सुनाना था हमको। हमने जैकी श्रॉफ को सुनाया था ऐसे बैठे हुए, वो भी ऐसे 2 मिनट में, बिड़ू 2 मिनट में सुनाना, 2 मिनट में। वो 2 मिनट में हमने सुनाया उसको, और जैसे ही इस पॉइंट पे हम आए वो उठ के बैठ गए। अरे बोले क्या बिड़ू क्या कहानी सुनाई यार, मजा आ गया, ये ले थम्स अप भी। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से बांध दिया जाता है। नरेशन जो है ना वो बहुत जरूरी है, और कहानी में अगर जब तक टर्न एंड ट्विस्ट नहीं आएगा तब तक वो, तो इस तरीके से ये हमने एक कहानी बना दी। अब इस कहानी को फिर हमने ताना बाना बुना, ताना बाना उसमें अब वो लड़का है, वो लड़का हीरो है, वो उसकी अपनी जिंदगी है, वो कैसे उसकी जिंदगी है, उसमें कैसे वो हो रहा है, वो इससे होटल में डांस करता है, गाने गाता है, इस तरीके से फिर वो सिलसिला चलता है, पूरी कहानी फिर घूमती है ये वो मतलब फिर वो लंबी वो फिर स्क्रीन प्ले बनता है। फिर उसी का स्क्रीन प्ले बना कि हमने कहानी का खाका तो दे दिया कि ये होता है, वो लड़का ऐसा है, उसकी ऐसी, उसका इश्क जो है एक लड़की से होता है, वो लड़की का बाप कमिश्नर है, और इस तरीके से, और वो जिस नर्स का मर्डर हुआ था उसका एक भाई है, वो ढूंढ रहा है कातिल को कि कातिल कौन है, और वो अचानक जो है ये सामने आ जाता है। तो वो, और इस तरीके से बहुत ही घुमा फिरा कर और पैच ऐसे जो है ना वो दाव पेच है, और वो पैच मिला मिला के जो है उसको वो किया गया। तो इस तरीके से ये कहानी बन गई। अब इसको स्क्रीन प्ले बनाना है। हमने कहानी तो कह दी, लेकिन स्क्रीन प्ले राइटर का काम है कि फिल्म को हमने शुरुआत समझ लीजिए दे दी है ना, लेकिन स्क्रीन प्ले राइटर को ये शुरुआत नहीं समझ में आ रही है। तो उसने क्या किया कि इस कहानी को अपने तरीके से सोचा उसने कि नहीं, स्टार्ट यहाँ से ना हो, बल्कि स्टार्ट जो है वो कहीं और से हम किया जाए। तो वो उसके हाथ में होता है। अब होना ये चाहिए आज भी, आज तो लोगों के पास रिमोट है और चैनल चेंज करने की ताकत है। तो वो अगर आपका पहला सीन जो है ना वो बांधेगा नहीं, तो समझ लीजिएगा कि आपका आगे देखने वालों में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से पहला सीन जो है, आप कोई भी फिल्म देख लीजिए, आप अब्बास मस्तान की अजनबी देख लीजिए, देखिए उसमें कितने टर्न एंड ट्विस्ट हैं, कैसे वो दो, हाँ वो उनके ये एतराज देख लीजिए, कितना टर्न एंड ट्विस्ट है। इस तरीके से बहुत सी जो जिसमें टर्न और ट्विस्ट कहानी में, बार बार कहानी में मोड़ आना चाहिए। जी 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 जी। वो, हाँ एडवोकेट कोई, इम्तियाज आलम साहब जुड़ गए हमारे साथ। जी, आपकी आवाज थोड़ा सा हाँ लगता है कुछ जो है कट रही, लेकिन अभी साफ आ रही है। जो कहानी और अफसाने के ताल्लुक से जो अभी आपने फर्क जो है अनीस जावेद साहब आपने बताया, तो अभी बहुत से लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा जब ये प्रोग्राम हो जाएगा तो आप पीछे देखिएगा, आप जो है जब लाइव बाद में आप डाउनलोड करके देखिएगा, तो इसका जवाब अनीस साहब ने बड़ा अच्छा दिया है। हालांकि इसमें कुछ और तफसील से कुछ लोग कह रहे हैं जानने के लिए कि जैसे कहानी आपने कहा, कहानी जो है हम जो है माशरे को देख के उसकी मर्जी के मुताबिक लिखते हैं, जैसा कि मैं समझ पाया, और नहीं अफसाना खुद नहीं, अपनी इख्तिरा होता है। हाँ, अफसाना नहीं जो जैसे कि हम घर में बैठे हमने एक ख्याल, एक मौजू हमने लिया, अफसाना हमने लिख दिया, वो छपा, उसके बाद जो है उसकी कद्र का तयन हुआ। लेकिन कहानी का मतलब ये कि कहानी आपको जैसे मान लीजिए जो है जैसे फिल्मी कहानी को अफसाना नहीं कहा जा सकता। अफसाना जी एक जाहिर सी बात है कि उसका उसका उर्दू का एक लफ्ज है, या उर्दू जो है अदब का एक लफ्ज है। तो कहानी यहाँ जो उर्दू अदब में जो अफसाना और कहानी का जो इम्तियाज है या जो फर्क है, वो यही है कि अफसाना आपके तखय्युल में एक मौजू आया, उसको आपने लिखा, उसको जो है बाद में शाया किया, अगर पसंद आया लोगों ने कबूल किया, नहीं पसंद आया नाकिदीन ने रद्द कर दिया। लेकिन जब आप फिल्मी कहानी लिखते हैं तो आपको
जी जी जावेद साहब, मैं समझ रहा हूँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आपके साथ आ रहा है। मैं हमारे बहुत से नाजरीन हैं, सब मैं उनसे भी थोड़ा रूबरू और हो जाऊं। हमारे कई दोस्त यहाँ पर हैं। सैयद सलीम बुखारी साहब हैं, राशिद नेरोरा हैं, मॉरिशस से हैं। आफ्ताब हसनैन साहब हैं। कल भी हमारे बहुत से दोस्त जुड़े हुए थे। मोहम्मद रफ़ीक शेख साहब थे, वो उसमें जुड़े हुए, हमारे साथ जुड़े हुए थे। मोहम्मद रफ़ीक शेख साहब जो है वो हमारे बहुत ही अजीज़ तरीन दोस्त भी हैं, करम फरमा भी हैं। हमारे ऊपर जो सहाफ़ी का लेबल लगा है उसमें बहुत हद तक जो है मोहम्मद रफ़ीक शेख साहब का हाथ है, क्योंकि उन्होंने उर्दू टाइम्स से हमें मुतारिफ़ कराया और उर्दू टाइम्स का हमने मजमून जो है उर्दू ड्रामा निगारों पर मजमून लिखना शुरू किया। तो उस मजमून लिखने की वजह से जो है हमें बहुत एज ए मतलब मजमून निगार और सहाफ़ी की हैसियत से भी थोड़ी बहुत शोहरत हासिल हुई। तो उसमें मोहम्मद रफ़ीक शेख साहब का बहुत बड़ा हाथ है। वो हमारे ड्रामे के अदाकार भी हैं और उसके अलावा जो है वो हेड मास्टर रह चुके हैं। स्टेट अवार्ड बेस्ट टीचर का लिया हुआ है। तो इस तरीके से जावेद साहब आप अब मेरे ख्याल से आप तकनीकी तौर से जी कुछ जी जी हो जी गया था। कुछ दिक्कत हो रही थी। हाँ हाँ, तो बहरहाल अब हाँ, मैं तो आपसे वही बात उसी में गुफ्तगू आगे कर रहा हूँ अनीस भाई, कि हाँ अदब का मामला, अफसानों का तो मामला ये, लेकिन कहानी की जाहिर सी बात है कि आपको कहानी को आपको पहले से आपको उस डायरेक्टर या उसकी थीम को जहन में रखना पड़ता है, और उसके साथ माशरे को भी, कि ये मौजू, जो जिस मौजू पे आप कलम उठा रहे हैं कहानी लिखने के लिए, उसका मंजर मुकालमा, उसके जिमनी जिसको किस्सापन कहता है, वाकयात जो कहानी का जो होता है, ये तमाम चीजें आपको जो है वो समाज से, डायरेक्टर की मर्जी से, या कहानी का जो मौजू है, जो जो डायरेक्टर जो चाहता है उस मुताबिक उठानी पड़ती है। आपके अपने दिमाग का, अपने अदबी जो है ख्याल का इसमें उस तरह दखल मुमकिन नहीं है जिस तरह के एक अफसाने में है, क्योंकि अफसाना आपने जी लिखा वो आपके लिए है, नाकिदीन तारीफ की, लेकिन यहाँ मामला कमर्शियल है। यहाँ मामला यह है कि आपको जो है यहाँ यहाँ जो है कमा के देना है, ये जरिए माश है। अब पता नहीं कितने लोगों का जरिया माश है। एक चीज की कमी से अगर एक चीज की हो जाए और फिल्म फ्लॉप हो जाए तो जाहिर सी बात है उससे कितने लोगों को असर पड़ता है, और अगर हिट हो जाए तो उसी तरह लोगों का मुस्तकबिल भी बनता है। तो ये मैं समझ सका एक बुनियादी फर्क है। तो इसमें और क्या फर्क है, जरा सा आप बताएं, अपनी बात जारी हाँ, रखें। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि अफसाना जो है उस पर फिल्म नहीं बन सकती है। अफसाने पर भी फिल्म बनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनी है। लेकिन वो चुनिंदा लोगों ने जो है उस पर काम किया है, या जैसे राजेंद्र सिंह बेदी हैं, उन्होंने अपने दस्तक को वो दस्तक बनाए है ना, इस तरीके से, या ख्वाजा अब्बास ने भी। जी लेकिन जी, नहीं, जैसे लेकिन एक चादर अफसाने, मैली सी का मैं जिक्र करूं, एक चादर हाँ मैली सी का, तो हाँ, उसमें उसमें भी तो जो मेन जो राजेंद्र सिंह बेदी की जो तकलीफ है उससे तो बहुत कुछ रद्दोबदल है ना, उसमें भी, फिल्म में भी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मीनूअन तो कोई चीज नहीं है, मीनूअन तो कुछ नहीं होता है ना, आप गुलशन यही नंदा कहानी के का नावल दखल ले हो जाता लीजिए। है। आप जी गुलशन नंदा बिल्कुल। के नावल ले लीजिए। गुलशन नंदा के नावल आप पढ़िए। क्या पत्थर के पुतिया वो, और उसका उस पर फिल्म बनी खिलौना। आप देख लीजिए, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। उसमें हीरो का इंतगा वो छत से कूद जाता है आखिर में, यहाँ पर अलग तरीके से वो बनाया। फिर क्या होता है, दिलचस्पी भी होना चाहिए। कारी और सबसे बड़ी नाजिर चीज, में, सबसे बड़ी चीज, कारी सबसे और बड़ी चीज। नाजिर में, कारी जो है वो समझ बूझ रखता है, ये समझ के चलिएगा आप। कारी जो है वो समझ बूझ रखता है, उसका अदब से ताल्लुक होता है, वो तालीम याफ्ता होता है, इल्म और अदब से उसको गहरा लगाव होता है। वो अफसाना निगार की कही हुई बातों को और भी सोच के आगे तक ले जा सकता है। लेकिन नाजिर जो है उसको इंटरटेनमेंट चाहिए। और नाजिर में आप, ज़रूरी नहीं है कि उसमें पढ़ा लिखा हो, उसमें आपको मजदूर भी मिलेंगे, गैर तालीम याफ्ता अनपढ़ भी मिलेंगे, बच्चे भी मिलेंगे, जवान भी मिलेंगे, बूढ़े भी मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे। तो तमाम लोगों की दिलचस्पी का सामान पैदा हो, ऐसी कहानी जो है वो। और सबसे बढ़कर उसमें करोड़ों रुपया, आजकल तो करोड़ों रुपया, 50-50, 100-100 करोड़ रुपए की फिल्म बन रही है। पहले तो हम लोग 5 लाख रुपए में बन जाती थी, 10 लाख रुपए में बन जाती थी। मैंने खुद एक फिल्म बनाई है, वो अभी तो रात है,
वो नए आर्टिस्टों को ही लेकर बनाई थी एज ए डायरेक्टर राइटर। वो 15 लाख और 20 लाख के दरमियान बन गई थी। वो फिर गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी गई। तो पहले तो कम लागत होती थी, लेकिन वही 15 लाख उस जमाने में बहुत हुए थे। ये 2005 की बात है, तो उस जमाने में बहुत होते थे। तो पैसा जिस शख्स का लग रहा है उसको, हर कोई जो है वो हर किसी को के आसिफ जैसा प्रोड्यूसर नहीं मिल सकता, फाइनेंसर नहीं मिल सकता कि भाई जाओ जो करना है तुम करो, पैसे का यहाँ खजाना खुला हुआ है ले जाओ। तो वो शीश महल भी बना दे, वो ये भी बना दे, वो ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही सोने का जेवर है तो सोने का ही जेवर चाहिए। हर किसी को इतने ऐसा कोई डायरेक्टर खुशनसीब नहीं होता है, तभी वो मुगले आजम बनती है। शोले बनी है, शोले में भी आप समझिएगा उसमें स्क्रीन प्ले, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग तीनों सलीम जावेद साहब के हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कहानी का तो एक खाका है। कहानी आपको उस फिल्म की कहानी आपको कई फिल्मों में मिल जाएंगी। मेरा गांव मेरा देश में मिल जाएंगी। हाँ, सीता, गीता मेरा नाम है, सीता रानी मेरा नाम एक फिल्म है, उसमें मिल जाएगी। जंजीर में भी थोड़ा बहुत उसमें मिल जाएगा। लेकिन जब वो शोले जो स्क्रीन प्ले जब बना, तो स्क्रीन प्ले भी ऐसा नहीं है कि भाई कट टू कट बन गया। सर मैं हमारे फिल्म सीरियल में दस्ताने हातिम ताई में जो एडिटर थे हमारे शिंदे साहब में शिंदे, वो शोले के एडिटर थे। वो हमको बताते थे कि शोले जो है वो कम से कम 10 से 15 हज़ार फुट बन के तैयार थी, मतलब शूट किया था। अब 10-15 हज़ार जो आपने कल कहा था कि वो मरने के बाद सीन जो है उसको बाद में जिंदा कर दिया गया, या जिंदा था उसको मार दिया, ऐसा बहरहाल इतना इतना ओवर शूट हो गया था। फिर उसको बैठ के जो है ना एडिटर ने, राइटर ने, डायरेक्टर ने बैठ के जो है ना उस पर कैंची चलाई, ये सीन नहीं पसंद है या ये सीन लंबा हो रहा है, इसको कट करो, इसको कट करो, कट कट करके उसको फिर भी वो 3-3.25 घंटे की फिल्म बनी थी। तो ऐसा नहीं है कि स्क्रीन प्ले जो है ना आपने एक बार लिख दिया पेटी बंद कर दी, अफसाना आपने एक बार लिख दिया उस पर फिर तवज्जो नहीं की, कोई बात नहीं, वो शाये हो गया हो गया। ड्रामा आपने एक बार लिख दिया, उसको अगर स्टेज किया और उसमें नाजरीन के, ऑडियंस के जो है तासुरात मिले कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, आप दूसरे शो में उसको बदल सकते हैं। फिल्म में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिल्म में एक बार 3 घंटे की या 2.5 घंटे की या 2 घंटे की फिल्म बन गई, तो उस 2 घंटे की फिल्म में जो है आपको एक बार जो बन गई, जो पर्दे पे आ गई, वो पत्थर की लकीर हो गई, फिर उसको कोई आप चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करेंगे भी तो वो बात मशहूर हो जाती है कि भाई इसमें ये सीन निकाल दिया, ये हो गया, लोग उकता जाते हैं, फिल्म देखने नहीं जाते हैं। तो स्क्रीन प्ले का ये है कि एक बार आप लिखकर उसको, जो कहते हैं ना, हमने जो है ना बाइंडिंग स्क्रिप्ट दी थी, वो बाइंडिंग स्क्रिप्ट कहीं नहीं चलती है, क्योंकि ये फिल्म राइटिंग, फिल्म मेकिंग, ये टीम वर्क है। इसमें राइटर, डायरेक्टर और जो भी और होते हैं उन सब का जो है तालमेल होता है और उनका दिमाग आपस में चलता है। राइटर ने लिख के लाया, नहीं यार ये सीन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मज़ा नहीं आया, अच्छा मज़ा नहीं आया, ठीक है कल आता हूँ। फिर वो दूसरे दिन जाता है, फिर वो दूसरे दिन आता है, ये देखिए ऐसा है, मैंने इसको ऐसा बना दिया, हाँ ठीक है, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। तो इस तरीके से नहीं 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 करके एक एक सीन को या एक एक टर्न एंड ट्विस्ट को, मंजरनामे को जो ना कई कई बार रीराइट करना पड़ता है, अपने लिखे हुए को फाड़ना पड़ता है। मैं खुद जब लिखता था सीरियल दास्तान हातिम था या और भी जो मैं खुद लिखता था, उसको खुद पढ़ता था। पढ़ने के बाद मैं देखता था ये तो बहुत लंबा हो गया है, अरे ये डायलॉग काट दो, ये डायलॉग काट दो, नहीं यार मज़ा नहीं आया, उसको फाड़ के फेंक देता था। फिर चूंकि मैं खुद एक्टिंग भी करता था, इसलिए मुझे वो डायलॉग के डिलीवरी का वो अंदाज़ा होता था, तो मैं डायलॉग डिलीव करके जो है ना बोल कर जो है ना वो लिखता था। फिर लिखने के बाद फिर बोलता था, तो हाँ अब ये कस गया है। तो ऐसे जो है ये बड़ी मेहनत और समझिएगा जुनून का काम है, जुनून। जिसके अंदर जुनून है ना उसको, जो सही राइटर या वो है, वो पैसा तो आएगा जब आपकी तकदीर होगी और ऊपर वाला आप पर मेहरबान हुआ
तो पैसा बहुत आएगा, ऐसा बरसेगा ना कि सलीम जावेद ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि मैं अमिताभ बच्चन से 1 लाख रुपया ज्यादा लूंगा। लेकिन जी अनीस जावेद साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूं, यहाँ एक हाँ बात मेरे बोलिए। जहन में आई हाँ जी कि आप बोलिए। कहते हैं इतना लिखना पड़ता है, तो जनाब इतना लिखने के लिए पढ़ना भी तो बहुत पड़ता होगा भाई। जब कुछ अंदर जाएगा तब तो निकलेगा ना बाहर। तो स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए किस तरह की किताबों का मुतालिया जरूरी है? कुछ इंग्लिश किताबें हो या कुछ इस तरह की बातें हो, किसी ने स्क्रीन प्ले पर कोई किताब लिखी हो, या यकबाबी ड्रामों पे जैसे कि कोई किताब लिखी हो, कुछ इस तरह की कुछ बातें, भाई मुताले तो बहुत जरूरी है, नहीं क्योंकि जब नहीं अंदर मैं, जब आप जाएगा नहीं। जी हाँ नहीं, मैं कहूँगा कि स्क्रीन पे राइटर की जो किताबें हैं वो फिल्में हैं। आप फिल्में देखिए। देखिए ये टेक्निक जो है ना, वो जो स्क्रीन पे राइटिंग की वो किताबें लिखते हैं ना, उन्होंने कभी स्क्रीन पे राइटिंग की ही नहीं होगी। जी जिस जी तरीके से मैं अब माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मैं वो कहूंगा कि जैसे बहुत से लोग जो हैं वो ड्रामे पर तबसरा करते हैं, तो वो ड्रामे पर वो तबसरा निगार होते हैं, ड्रामे पर तबसरा करते हैं, लेकिन कभी ड्रामा देखा नहीं होता है। जी जी तो तो इसलिए जो है, जो स्क्रीन प्ले राइटिंग की जो टेक्निक बताते हैं, लिखे हैं, बहुत सी किताबें हैं। हमने तो कभी उन किताबों को नहीं देखा ना, हमने किताबों को पढ़ा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर किताबें आपको अंग्रेज़ी में मिलेंगी और उर्दू में या हिंदी में मुश्किल है किताबें मिलना। लेकिन वो आपको लकीर का फ़कीर बना देगी। किताबें जो है आपको लकीर का फ़कीर बना देंगी, आपको रास्ता दिखाएंगे, देखो ये हाँ आप सीधा चलो, हाँ वहाँ से राइट टर्न लो, राइट टर्न लेने के बाद फिर थोड़ा आगे जाइए, वहाँ एक सर्कल आएगा, उस सर्कल को घूम जाइए, उस सर्कल से आगे बढ़ेंगे, एक लैंप पोस्ट आएगा, उस लैंप पोस्ट के आगे जाइएगा तो वहाँ पर आप एक को स्पॉट मिलेगा, उस स्पॉट पर पहुँच, तो ये आपको लकीर का फ़कीर बना देंगे। आपको फिल्में देखनी है, स्क्रीन प्ले राइटर का या कहानी निगार का भी मैं कहूँगा, और डायलॉग राइटर को भी आप फिल्में देखिए। मुताला जो है वो आपके इल्म में, आपकी ज़बान में इजाफा कर रहा है, आपकी ज़बान को ठीक कर रहा है। मुताला जो है वो आपकी ज़बान को ठीक कर रहा है, आपके लहजे को ठीक कर रहा है, आपके डिक्शन को ठीक कर रहा है, आपकी मालूमात में इजाफा कर रहा है। लेकिन मुताला जो है आपको फिल्म राइटिंग की तरफ जो है वो उससे बांध के नहीं रख सकता। उसके लिए आप फिल्में देखिए, आप मुगल आजम देख लीजिए, 50 बार देखिए मुगल आजम की एक एक टेक्निक, एक एक सीन देखिए। उससे बड़ा स्क्रीन प्ले है ही, उससे बड़ी स्क्रीन प्ले की किताब ही नहीं है। अगर आप देखें तो मुगल आजम से बढ़ के स्क्रीन प्ले की कोई किताब नहीं है। आप एक एक मंजर उठाकर देख लीजिए, उसका एक दूसरे से ऐसे पैवस्त है, ऐसे जुड़े हुए हैं और ऐसे कसे हुए हैं। आप उसको आप शोले देख लीजिए, शोले भी एक किताब है, एक एक मंजर जो है ना एक दूसरे से जुड़ा जी जी हुआ है। इसलिए जी जी अनिल भाई, लेकिन बात यह है कि जैसे जिन्होंने शोले का स्क्रीन पे लिखा, सलीम जावेद ने, या जैसे कि वो लिखा लोगों ने, मुगले आजम अख्तरुल ईमान ने भी लिखा, तो ये इन लोगों ने तो मुतालिया किया था ना। जैसे कि ख्यालात जो तो मुताले से ही आएंगे ना, जब आप चार चीजों को पढ़ेंगे। बहुत से ड्रामे आपने पढ़े, कोई अफसाना पढ़ा, उससे कोई एक ख्याल आपने लिया, कुछ मुकालमे लिए, उसके बाद उसमें कुछ आपने रद्दो बदल किया, उसके बाद उसको ढाला, तो मुताले की अहमियत तो अपनी जगह पर मुसल्लम है। नहीं, मैं वो मुताले की अहमियत को वो नहीं रद्द कर रहा हूँ, मुताले की अहमियत को रद्द नहीं कर रहा। मैंने कल भी कहा था कि पढ़िए, खूब पढ़िए, मुताला अपनी जगह है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मुताले से आपको स्क्रीन प्ले राइटिंग आ जाए तो वो नहीं होगा। उसके लिए आप सलीम जावेद की मिसाल लीजिए ना। सलीम जावेद साहब बहुत अच्छे जो है ना शायर हैं, जो वो आप साबित भी कर चुके हैं। लेकिन लेकिन जो है उन्होंने स्क्रीन प्ले या कहानी लिखना जो शुरू किया वो फिल्में देखकर लिखना शुरू किया है उन्होंने। नहीं तो वो शायरी करते ना, वो गीतकार बनते, वो कहानी निगार क्यों बने? मुताला उनका तो बहुत था ना, और बहुत अच्छे शायर हैं। बल्कि मैं समझता हूँ बड़े जी जी सगीर नहीं, उनको बहुत। जैसे कि त्रिशूल फिल्म थी, त्रिशूल फिल्म में जो शेक्सपियर का एक उन्होंने जो है, सलीम साहब ने बाद में कहा भी कि जो कहता है ये तो मेरा ही खून है,
तो वो जो सीन था वो उन्होंने शेक्सपियर के ड्रामे से लिया था। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मतलब एक दूसरे के माविन तो होते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो देखिए उन्होंने एक सहारा ले लिया, उनकी अपनी तखलीक कहाँ हुई। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने लिया मुताले से तो लिया ना, अगर उन्हें शेक्सपियर को ना नहीं पढ़ा होता, नहीं, ये अगर मुताले उन्होंने से शेक्सपियर अगर जी तो शेक्सपियर को उन्होंने, शेक्सपियर के ड्रामे को ही लिया ना उन्होंने, तो उसी ख्याल को उन्होंने अपने वही मुताले, भाषा में। जी 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 जी, वही तो मुताले तो बहरहाल जरूरी है, नहीं उससे चीजें आती हैं। नहीं, मैं आपको यही कह रहा हूँ जावेद साहब कि मुताला आदमी को जो है ना अदब सिखाता है, इल्म सिखाता है, जबान सिखाता है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि उस मुताले से, उन किताबों से मैं जो है ना ख्यालात अखज़ करूँ, तो आपकी ओरिजिनलिटी कहाँ गई, आपकी इनफरादियत कहाँ गई। आप तो फिर यही हो गया ना कि आपने यहाँ से कुछ ले लिया, यहाँ से कुछ ले लिया, यहाँ से कुछ ले लिया और एक कहानी बना ली। बाद में देखने वाले बोले यार ये तो मैंने उस फिल्म में देखा था। ये हमारे दोस्त है आफ्ताब हसनैन, वो बड़ा अच्छा एक वो कमेंट्स किया है कि एक गधे पर कानून की किताबें लादने से वो वकील नहीं बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी के पास, जो हमारे लिखने वाले हैं, उनके अंदर अपनी खुद की सलाहियत होनी चाहिए। ये चीज़ें मुताले, ये चीज़ें जैसे आप खाली मुताले की बात की क्या, आप अपने अतराफ, जो राइटर होता है अपने आसपास का मुशाहिदा करता है, कौन कैसे चलता है, कौन कैसे बोलता है। जो मिमिक्री आर्टिस्ट ले लीजिए, मिमिक्री आर्टिस्ट जो है वो कैसे एक दूसरे की बराबर जो है वो, क्योंकि उनका मुशाहिदा होता है। तो राइटर भी जो है ना मुशाहिदा करता है कि ये कैरेक्टर क्या कह रहा है, ये कैरेक्टर कैसे चलता है। तो मुताले के साथ साथ मुशाहिदा, ये भी दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं जो आदमी के इल्म में इजाफा करता है। लेकिन कहानी जो है, अगर आपको कहानी निगार बनना है तो आप आंख बंद करके अपने ख्यालात सोचिए, या अपने आसपास जो वाकयात हो रहे हैं, जो हादसात हो रहे जी हैं, उससे आप लीजिए। आप किसी किताब से मत लीजिए, नहीं तो आपको कॉपीराइट आ जाएगा। अगर आपने किताब से उसका ख्याल चुरा लिया तो आप पर कॉपीराइट हो जाएगा, और कॉपीराइट नहीं भी होगा तो लोग बोलेंगे अरे आगा हाशिर काश्मीरी को लोग आज तक यही कहते हैं कि उन्होंने तमाम जो है ना अंग्रेजी के ड्रामे जो है ना उन्होंने तर्जुमा किए हैं, है ना, उनकी अपनी ओरिजिनलिटी नहीं रही है। और ठीक है, उस ज़माने में यही चलता था और यही होता था। लेकिन जब बाद के जो ड्रामा निगार आए हैं, उन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी दी है, उन्होंने अच्छे अच्छे अपने ख्यालात जो है वो ड्रामे लिखे हैं। सागर सरहदी बहुत बड़ा नाम है ड्रामों की दुनिया का, फिल्म की जी दुनिया का। जी जी सागर सरहदी साहब ने अपने ड्रामे जो हैं वो खुद, मतलब उनकी अपनी सोच है, उन्होंने कभी ट्रांसलेट नहीं किया या कहीं से अडॉप्ट नहीं किया। हमारे आफ्ताब हसनैन साहब हैं, वो भी बहुत ड्रामा लिखते हैं और बहुत अच्छे राइटर हैं। उन्होंने कभी जो है ना कहीं से किसी का ख्याल जो है ना वो या कहीं से अडॉप्ट नहीं किया। उन्होंने, उनका भी एक ही कहना है कि मतलब 10 ड्रामे लिखने से बेहतर है एक ड्रामा लिखे वो अपना ओरिजिनल हो, तबाजाद हो। तो राइटर को जो है वो तबाजाद होना चाहिए, खुद क्रिएटर होना चाहिए, खुद तख्लीक करना चाहिए, नए ख्यालात लाइए। जो हो गया वो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, नई चीज लाइए। आज आप फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, कोई भी राइटर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपसे यही पूछेगा कि आप में नई नई चीज क्या है, बताइए नया कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले यही सवाल तो है, नया कॉन्सेप्ट क्या है। अब जब आपने सुनाया अरे ये तो फला फिल्म में देखा हुआ है, ये तो मैंने फला नॉवेल पढ़ा था वो अंग्रेजी, उसका उसमें ये ख्याल था, तो आप तो वहीं पकड़े जाएंगे। इसलिए आपको स्क्रीन पे राइटर को या कहानीकार को, राइटर को, मैं उसमें तमाम बातें आ गई, कहानीकार में जो है ना तमाम बातें आ गई, उसको जी 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 अपनी मुनफरिद सोच, अपनी खुद की जो है सोच रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं मुताले की अहमियत को कम नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी बहुत मुताला किया है, लेकिन मुताले से मैंने कभी किताबों, मतलब उससे कोई चीज़ लिखी नहीं है कि जासूसी नावल पढ़े हैं हमने, जासूसी डाइजेस्ट पढ़े हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ, एक से एक कहानियाँ हैं, सारे के सारे तराजिम मिलते हैं उसमें। अभी मैं आपको बताऊं,
एक मजहरुल्लाह कल्बी का नावल था खौफनाक जजीरा। अब खौफनाक जजीरा जो है वो एक अंग्रेजी नावल था, उससे एडॉप्ट किया हुआ था मजहरुल्लाह कल्बी ने। अब उसी पर एक फिल्म बनी गुमनाम, है ना। जी जी अब लोगों को नहीं मालूम है, हमने पढ़ा है इसलिए हमको मालूम है। अरे अगर मैं उस वक्त प्रोड्यूसर होता तो मैं तो फौरन, या डायरेक्टर होता तो मैं फौरन कहता कह रहे ये तो खौफनाक जजीरा की कहानी है। लेकिन फिर उसको उन्होंने, ध्रुव चटर्जी जो स्क्रीन प्ले राइटर, उन्होंने अपने अंदाज में जो है उसका स्क्रीन प्ले बनाया और अपने ज़माने की वो बेहतरीन सस्पेंस फिल्म रही है। ध्रुव चटर्जी को जो है फिल्म फेयर अवार्ड मिला ये बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर का। तो ये बातें हैं, लेकिन पकड़ तो आ जाती है ना, पकड़ तो लेता है आदमी, कह रहे ये ख्याल आपने वहां से चुराया है, इसलिए ख्याल अपना हो, तकनीक जी। जो है। अच्छा अनीस जी जी अनीस भाई, यहाँ पे एक बात ये जहन में आई कि जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो सीन्स भी और टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत कुछ मगरिब से अक्स किया जा रहा है। जबकि एक जमाना था 30 साल पहले, क्लासिकल जमाने जिसको हम कहते थे, तो वहां से बहुत कुछ जो है अक्स नहीं किया जाता था, अपने अपने ही माशरा होता था, हमारा माशरा होता था, और जैसा कि जीता जागता माशरा जिसको कहेंगे। लेकिन अब तो बात है कि हजारों करोड़ रुपए की हो रही है। पहले मैंने जो है एक और रशीद मल्हार साहब से गुफ्तगू करते हुए बात की थी, मैं आपसे भी कर रहा हूँ कि पहले देखिए सबसे ज्यादा पैसा था विलेन के पास होता था, हजारों करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया तो विलेन के पास होता था, बेचारा जो है हीरो तो गरीब होता था, उसी तरह वो रहता था, एक कमरे का वो होता था, तमाम चीज। लेकिन आज तो हजारों करोड़, यानी ख्याली बात हो रही है। तो जो फिल्मों में जो जिस तरह की चीजें, जैसे कि जो अब समाज से उतना जुड़ी फिल्म नहीं रही है, जैसे कि एक तरह की आप कह लीजिए कि जो है बिल्कुल स्ट्रेटेजी बिल्कुल चेंज हो गई है, जैसे कह लीजिए माफूकुल फितरत जिसको कहते हैं आप कह लीजिए। तो वो चीजें ज्यादा हो गई, आदमी सोच सकता है लेकिन कर नहीं सकते, लेकिन पहले कर सकता था बंदा। एक मोटर मैकेनिक है हीरो, हीरो कहीं इंस्पेक्टर है, या हीरो कहीं, अब हीरो सीधे सीधे जो एजेंट हो गया है, जो है इंडियन रॉ का एजेंट है, वहां का हर आदमी तो वहां तक नहीं पहुंच सकता। मैकेनिक बहुत लोग हो सकते हैं, घर में एक कमरा है उसमें सारे लोग, बहुत से लोग हो सकते हैं। खाने पीने का जो है जो जो दूसरी, अब फ्रांस और जर्मनी में हर जगह तो बंदा नहीं। अब तो ये हैरत होती है कि यार इतनी बहुत ही, मतलब देखने का म्यार भी बदल गया है कि यार यहाँ बड़ी अच्छी सीन इसमें थी, इसमें बड़ी अच्छी सीन थी, बड़ी अच्छी फाइट थी, लेकिन मेन कहानी जिंदगी से जुड़ाव इसका कम हो गया है। तो ये जो फिल्में नहीं चल रही हैं, जो स्क्रीन पे राइटिंग का जो मिजाज बदला का, ये भी वजह, ये भी एक वजह है कि ये जो है जिंदगी से काफी हद तक ये चीजें कट गई हैं। ये तो बिल्कुल जरूर सही बात है कि जो हम फिल्में देख रहे हैं आज, वो बहुत ही लेविश कैनवस पर होता है, बहुत बड़ा कैनवस होता है। मुझे याद आ रहा है राज कपूर साहब खुद कहते थे, कहीं मैंने पढ़ा था, वो कहते थे कि लोग पैसा देकर देखने आ रहे हैं मेरी फिल्म, तो मैं उनको अच्छा दिखाऊं ताकि वो उनकी आंखों को जो है ना वो अच्छा लगे। तो मैं बाथरूम भी दिखाता हूँ ना, तो वो एक ह्यूज बाथरूम, एक अच्छे अच्छे टाइल्स उसमें नजर आए, उसमें अच्छी रोशनी हो, अच्छा बाथ टब हो, तो वो, तो आज जो है आपने कहा समाज से जुड़ी हुई नहीं, समाज खुद जो है ना अपने आप से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, समाज जो बहुत है अच्छी वो बात है, आज बहुत सही खुद बात है, भी बहुत सही अपने बात है, आप से जुड़ा हुआ नहीं है। समाज जो बहुत है उम्दा बात है, वो, समाज भी मगरिब बहुत से जुड़ जबरदस्त गया बात है। कही है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब नजर, बहुत अच्छी बात। जी जजाकल्ला जजाकल्ला। जी जी तो बिल्कुल। जी आप अपने आसपास देखिए ना, आपको कहीं भी जो है वो अदब, वो तमीज वो नजर नहीं आएगी। आज जो है ना बड़े छोटों का अदब एहतराम नहीं रह गया है। फिर जो बातें होती हैं, जो गुफ्तगू होती हैं, वो आप समझिए उसमें आधी अंग्रेजी होती है, आधी हिंदी उर्दू होती है। और तो वो दे वो आज की जो जनरेशन है वो जो देखना चाहती है, क्योंकि आज की जनरेशन में बहुत ख्वाब है, उनकी आंखों में इतने ख्वाब है ना। एक गरीब आदमी भी जो है ना अपनी झोपड़ी में लेटा हुआ है ना, तो उसकी जब वो लेटता है ना तो उसकी आंखों में ख्वाब बहुत सुनहरे हैं कि मैं ऐसा जिंदाबाद, हो बहुत गया, खूब, ऐसा बहुत हो खूब, गया, ऐसा बहुत हो खूब, गया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो वो ख्वाब जो है, वो ख्वाब वो आदमी, गरीब आदमी जो है ना फिल्मों में देखता है पूरा होते हुए। हम जो है मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं स्विट्जरलैंड नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं जब सोचता हूँ, लेटता हूँ, तो मुझे लगता है यार स्विट्जरलैंड जाना चाहिए, काश मेरी किस्मत होती और मैं स्विट्जरलैंड देखता।
और जब वही स्विट्जरलैंड मुझे स्क्रीन पर नजर आता है तो मेरा दिल खुश नहीं होगा? तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुबारकबाद के काबिल है ना, कि जो हमें स्विट्जरलैंड लेके जाते हैं सिर्फ 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए में। तो इसलिए फिल्में जो है ना वो लेविशली बनाई जा रही हैं। आज आप अगर मतलब छोटा सेट लगाएंगे, गरीब का मकान दिखाएंगे और ये दिखाएंगे, तो लोग कहेंगे ये प्रोड्यूसर भी गरीब है, इसके पास शायद सेट लगाने के पैसे नहीं है, इसलिए ये आज आम जहन की बात आप कर रहे हैं, ये आप एक आम जहन की बात कर रहे हैं, जो आम जहन से सोच रहा है। हाँ, आप मैं आपको खुद बता दूं, मैं आपको दो फर्क बताता हूं। एक ही स्क्रीन है, उसका दो फर्क। एक आप डीडी के चैनल ले लीजिए, दूरदर्शन के सीरियल देखिए, और एक आप ये जो कमर्शियल चैनल हैं, टीवी चैनल जो भी हैं, बड़े बड़े जो चैनल हैं, आप उन दोनों की मेकिंग टेकिंग देखिए, उनके सेट देखिए। तो डीडी उर्दू के या दूरदर्शन के चैनल सीरियल क्यों नहीं पसंद होते हैं? क्योंकि उसमें बहुत ही गरीबी झलकती है। गरीबी इन मानों में नहीं, वो मिलियनर भी दिखाएंगे ना वो, तो उसके कपड़े जो है ना वो मिलियनर जैसे दिखाई नहीं देते हैं, उसके जूते ही नहीं सही रहते हैं, उसके बैठने की वो कुर्सी है वही नहीं ठीक रहती है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वही सही नहीं होगा। और उसी ऑफिस का अगर आप कमर्शियल चैनल पे देखेंगे, उस ऑफिस को देखकर आपके दिल में ये होगा कि काश मैं भी बिजनेसमैन हूं तो मेरी भी ऑफिस ऐसी हो। तो वो देखिए लोग नकल करते हैं कि नहीं करते हैं, अपनी ऑफिस को शानदार बनाते हैं। तो इसलिए क्या है, जो गरीब आदमी, आम आदमी है, पहले आम आदमी जो है ना वो समाज से जुड़ा हुआ था, तो वो सोचता था यार मेरी चीज दिखाई जा रही है, जो मेरी जिंदगी दिखाई जा रही है। आज का आदमी कह रहा जो मेरे साथ गुजर रहा है वो तो मैं भुगत रहा हूं, अब फिल्म में जाके भी वही भुगतूं, तो क्यों ना मैं फिल्म जो है ना वो अच्छे और ख्वाबों वाली फिल्म देखूं। तो इस तरीके से जो है फिल्में लेविशली, और आप जो मगरिब और मशरिक की बात कर रहे थे कि फॉरेन के कल्चर है वो, तो वहाँ की फिल्में अच्छी बनने लगी, उसको लोग पसंद करने लगे, वहाँ की तहजीब यहाँ आ गई, यहाँ भी फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर, और अब तो गेम बहुत करोड़ों अरबों का हो गया है। तो जब तक आप कल मैंने जिक्र भी किया था कि जो चैनल है, सीरियल देख लीजिए, एक एक सीरियल जो है वो आप देखिए उसका। अब हम अपने ज़माने में जब हम सीरियल बना रहे थे तो 2 लाख रुपए में जो है ना वो सीरियल एपिसोड बन जाता था। उस ज़माने में बड़ा चर्चा था, उस वक्त दूरदर्शन ही था, तो जिसको देखो वो लाख रुपया लेके आता था, बोलता था पायलट बनाना है, तो लाख रुपए में एक पायलट बना लेता था। अब मैं इसको जमा कराऊंगा, वहां से पास कराऊंगा, तो फिर अपने पास जो है पैसे आने लगेंगे। आज वो आलम नहीं है। आज आपके पास कम से कम 50 एपिसोड का बैंक होना चाहिए। बैंक का मतलब 50 एपिसोड आपके पास रेडी होना चाहिए। एक एपिसोड आप कम से कम लागत भी 20 लाख समझ लें, तो 50 को आप 20 से जोड़ दीजिए, तो इतने करोड़ रुपए जो है ना आपके इन्वेस्ट हो जाते हैं जब तक टेलीकास्ट नहीं होता है। जब तक टेलीकास्ट होने के बाद, पहला एपिसोड टेलीकास्ट होता है तो 3 महीने के बाद जो है ना उसका पेमेंट आता है। तब तक जो है ना आपके डेली सीरियल है 30 एपिसोड, तो 1 महीना तो यूं गुजर गया। तो इसलिए क्या है, ये छोटा गेम नहीं रह गया है, इसलिए इसमें कॉरपोरेट घुस गए हैं, क्योंकि कॉरपोरेट ही इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। एक सिंगल प्रोड्यूसर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिंगल प्रोड्यूसर का सिर्फ कंधा इस्तेमाल किया जाता है। आप बोलेंगे ये एकता कपूर सिंगल प्रोड्यूसर है, फला सिंगल प्रोड्यूसर है, वो सिंगल प्रोड्यूसर का सिर्फ कंधा इस्तेमाल किया जाता है, बाकी पूरी बैकिंग जो है वो कारपोरेट की होती है और करोड़ों का सरमाया उसमें लगता है। इसलिए जब वो करोड़ों का सरमाया लगाएंगे तो डुबाने के लिए तो लगाएंगे नहीं, वो देखने के लिए लगाएंगे। और जो देखने के लिए हमारी और ख़ास तौर से टीवी सीरियल जो है वो ख़वातीन देखती हैं, और वो ख़वातीन जो है, इसलिए आपको सीरियल में जो है ना वो हीरोइन ओरिएंटेड जो है ना सब्जेक्ट मिलेंगे, मरकजी किरदार खातून होगी,
और उसमें ज़्यादातर किरदार भी जो है वो सब औरतें ही होंगी, और घरेलू कहानियाँ होती है उसमें, कैसे दाव पेच, कैसे एक दूसरे को काटना, कैसे जलन, हसद, ये सारी चीज़ें वो जिनके घर में नहीं भी होता है वो ये सोचते हैं अरे हाँ ऐसा दूसरों के घर हो रहा है, तो जी उनको। जी, यानी आप, जी जी, आपका कहने का मतलब ये कि स्क्रीन प्ले राइटर होने के लिए आपको ये निस्वानी खुसूसियात भी जरूरी हैं ताकि जल्दी कामयाबी मिले, ये भी हाँ मुमकिन हर है सीरियल की अगर स्क्रीन प्ले है, नहीं, होना हर चाहिए। स्क्रीन प्ले राइटर को जब कहानीकार ने कहानी दे दी, स्क्रीन प्ले राइटर भी आजाद नहीं है, पहले कहानीकार है, कहानीकार ने कहानी दे दी, उस कहानी का वन लाइन बनता है, एक वन लाइन बनता है, ये सीन ये सीन, वो स्क्रीन पर राइटर भी जो है ना वो वन लाइन पहले अपने दिमाग में आता है कि पहले ये सीन होगा, ये हीरो का घर है, हीरो घर में उसके माँ बाप है, फिर वो हीरोइन का घर है, हीरोइन के माँ बाप हैं, भाई है, फिर ये है, फिर वो है, इस तरीके से वो एक ताना बाना बुन के जो है वो वन लाइन बनाता है, फिर वन लाइन को वो स्क्रीन प्ले में पिरोता है। और सीरियल में जो है ना, सीरियल में कुछ भी लिखा हुआ जो है वो परफेक्ट नहीं होता है, वो हमेशा उसमें रद्दोबदल ऑडियंस की चॉइस से, चैनल की चॉइस से, और जो प्रोड्यूसर की चॉइस से जो है ना चेंज होता है। अरे अभी देखिए आप सीरियल देखते हैं तो सीरियल में क्या होता है, अरे अभी ये महामारी चल रही है, कोरोना का वो वबा चल रही है, तो कोरोना पे एपिसोड आ जाते हैं। तो क्यों आते हैं, क्योंकि उससे ऑडियंस की डिमांड होती है कि कोरोना पर कुछ करो यार, आज कोरोना का है ये, कहीं कुछ और हो गया, तबाही आ गई, तूफान आ गया, कुछ हो गया, कहीं वो दंगा हो गया, फसाद हो गया, या कहीं कोई घोटाला हो गया, तो उस पर जो है वो आ, उसको लेकर जो वो सीरियल, तो सीरियल का जो है ना, सीरियल का कैनवस बहुत बड़ा है और उसकी कोई लिमिट नहीं है, और उसकी कोई एक एक वन लाइन नहीं होती है। सीरियल की वन लाइन क्या होती है, शुरुआत पहली कहानी होती है जो किरदार गढ़ लेते हैं। अब तारक मेहता का देख लीजिए, तारक मेहता का पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड जो चला है वो एक कहानी, एक गोकुल धाम की कहानी लेके चले थे कि भाई गोकुल धाम में ये एक फैमिली है उसकी हम कहानी दिखाएंगे, ये फैमिली है उसकी कहानी दिखाएंगे, ये फैमिली है उसकी कहानी दिखाएंगे, लेकिन उसमें हिट हो गया तारक मेहता, जेठालाल और दयाबेन। अब जेठालाल दयाबेन हिट हो गई तो ज़्यादा तवज्जो उस पर मरकूज हो गई, तो अब कहानी का मरकजी किरदार कौन हो गए, वो दोनों हो गए, और उनके अतराफ में वो ये सारी चीज़ें चलने लगी, जो पहले शुरू सोचा गया था वो नहीं रहा, आगे चल के कहानी ये बदल गई। तो सीरियल में ही होता है, लेकिन फिल्म में एक कहानी को लेके चलना पड़ता है और स्क्रीन प्ले राइटर को उस कहानी के साथ बदलना पड़ता है उसमें, लेकिन स्क्रीन प्ले भी कहीं कहीं आज़ाद होता है वो कि कहानी से भटके नहीं, जो कहानी है, अगर एक मर्डर हो गया है, मैं ये थोड़ा मर्डर और ये इसकी बात इस जगह से ज़्यादा दिलचस्पी का मौजू होता है, समाजी और जी लव स्टोरी तो बहुत एक तरीके से नॉर्मल है, जो पहले होती थी अब वो समाजी फिल्में चलती नहीं हैं, क्योंकि समाजी फिल्में, सोशल फिल्में जो हैं वो टीवी पर लोग सोशल ओपेरा देख लेते हैं, इसलिए इसलिए आजकल फिल्में जो चलती हैं वो सस्पेंस हो, थ्रिलर हो, मर्डर मिस्ट्री हो, ये फिल्में चलेंगी। और अगर आप ये सोचेंगे कि मैं फिल्म के ज़रिए समाज को बदल डालूंगा तो उसके लिए थिएटर है। अगर आप समाज को बदलना चाहते हैं तो आप थिएटर के ड्रामे लिखिए, आप ड्रामे वैसे पेश कीजिए, आपके पास कोई पाबंदी नहीं है, कोई ज़्यादा सरमाए की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम लोग तो सारे आर्टिस्ट मिलकर 100-100 रुपया 200-200 रुपया जमा करके शो करते थे कि भाई लोग आए चाहे नहीं, हम का टिकटें बांटते थे फ्री में। तो उसके लिए वहाँ हम अपनी मतलब जिसको कहेंगे हम खुजली मिटाते थे कि हम जो चाहते हैं समाज को बदलने की, या जो हमारे आसपास हो रहा है हम उसको जो है दिखाएं कि कैसे देखो, जहाँ हमारा ड्रामा था मैं खूनी हूँ, कैसे पुलिस टॉर्चर करती है एक बेगुनाह को और उसको मार रही है, पीट रही है, तो वो हमने अपना एक वो अंदाज बना लिया कि भाई वो हमारे दिल में था कि हमको पुलिस की ज़बरदस्ती और जो गुंडागर्दी दिखानी है वो हमने ड्रामे में दिखा दिया। हमने सियासी लीडरों के ड्रामे लिखे हैं कि भाई वो कैसे एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे सत्ता के लिए हथियाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें समाज से जुड़ी हुई हैं,
हम वो दिखाते हैं, उसके लिए हम आज़ाद हैं क्योंकि हम ड्रामा लिख रहे हैं। लेकिन जब हम फिल्म लिखने आते हैं तो हम आज़ाद नहीं हैं। हमारे पीछे हमारे लिए जो प्रोड्यूसर है वो उसने ठेका थोड़ी लेके रखा है समाज को बदलने का। जितनी समाजी फिल्में पहले 8 फिल्में कहलाती थी, जितनी ये बिल्कुल। फिल्में थी समाज को बदलने वाली, वो 8 फिल्में कहलाती थी। उसमें ले दे के 2-3 थिएटर हुआ करते थे। हमारे यहाँ सिर्फ एक आकाशवाणी का थिएटर था, ऐसे 2-3 थिएटर हुआ करते थे। हम जब उसमें शो देखने जाते थे तो 20 लोग 25 लोग बैठे रहते थे, तो वो चलती नहीं थी ना। तो वो सिर्फ अवार्ड के लिए जाती थी, फेस्टिवल में जाती थी। जी, जी, इसलिए बिल्कुल, बिल्कुल सही बात अनिल भाई आपने बताया। वक़्त भी 1 घंटा 10 मिनट हो गए, मैं अभी आपको और कुछ वक़्त अल्लाह दूँगा। तो जी नाज़रीन मैं अर्ज़ कर दूँ कि वाक़ई एक फ़िल्म मैंने खुद देखी थी, जो है बहुत अच्छी फ़िल्म थी अनिल भाई, दुरूह काल उसका नाम था। यानी मतलब ये कि इंसान तो खुद बदलना नहीं चाहता ना, खाली उसको ये लगता है कि भाई दूसरा बदल जाए, हम ना बदलें। मिसाल के तौर पर बनारस में एक मिसाल दी जाती है कि भाई सड़क चौड़ी होनी चाहिए लेकिन सामने वाला का चबूतरा टूटे, अपना चबूतरा ना टूटे, जो हमने नाजायज़ जी कब्ज़े के तौर पे बनाया हुआ जी है। तो जी, हर बहुत आदमी यही अच्छी बात, सोचता है यार कि बहुत अच्छी भाई बात। दूसरा तो सुधर जाए, पूरा माशरा सुधर जाए, हमसे कोई ना पूछना है कि साहब हमसे अगर कोई गलती हुई तो हम सुधरने के लिए तैयार नहीं। जैसे हम नहीं सुधरेंगे फ़िल्म बनी थी, तो हर आदमी ये चाहता तो है लेकिन खुद पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर में आप कुछ अहम बातें जो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें, 1 घंटा 11 मिनट का वक़्त हो गया, तिश्नगी बाकी रही, इंशाल्लाह फिर हम करेंगे। आखिर में कुछ लफ्ज़ आप बताना चाहें इंशाल्लाह। स्क्रीन प्ले के ताल्लुक या किसी ताल्लुक से भी आप ज़रा बात करें। अब स्क्रीन प्ले पर बहुत बातें हो गई हैं, और जी, जी। मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया हूँगा शायद। उसके लिए वर्कशॉप की ज़रूरत होती है, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का। ये कल के प्रोग्राम के बाद हमारे पास तो कई फ़ोन भी आए थे कि हमारा जी, इदारा जी। है, उसके लिए आप वर्कशॉप कीजिए, लेक्चर कीजिए, है ना, क्या लेंगे आप। हमने कहा भाई देखिए, इसके लिए हम थिएटर के लिए हम कभी पैसा नहीं लेते हैं। हमने हमेशा जो है थिएटर फ्री में किया है, तो हमने अपनी जेब से जो है पैसे जी, ये खर्च किए सादिका हैं। नवाब शहर का साहब से भी है, लुबना नवाब साहब हैं, जी सादिका नवाब शहर साहब भी हमारे जी साथ जी जुड़ी हुई हैं माशाल्लाह, बढ़िया जी, फ़ानिगार हैं सारे लोग। माशाल्लाह, बहुत जी सर। बहुत अच्छी। हाँ, सादिका नवाब शहर बहुत अच्छी अफसाना निगार, कहानी निगार और ड्रामा निगार हैं। इन पर भी हमने जी, एक जी। मजमून लिखा है, खातून ड्रामा जी, जी। निगारों पर। तो जी, जी, जी। कहने की बात यह है कि वर्कशॉप जो है वो बहुत से फरमाइशें आई। हमने कहा कि ठीक है हम आएंगे, उसका कोई वो नहीं है कि कभी हमने कमर्शियली या प्रोफेशनली जो है वर्कशॉप किया नहीं। चाहे आप थिएटर का, चाहे डिक्शन का ले लें, चाहे एक्टिंग का ले लें, चाहे वो डायरेक्शन का ले लें, चाहे स्क्रीन पे राइटिंग का ले लें, स्क्रिप्ट राइटिंग का ले लें, हम आएंगे, कोई वो नहीं है। तो कहने का मतलब है कि वर्कशॉप जो है स्क्रीन पे राइटिंग के लिए 1 घंटा वो काफ़ी नहीं है। उसकी बड़ी तकनीकी बातें हैं ना, टेक्नीशियन है, बल्कि हमको लिख के दिखाना पड़ेगा। जो हमारे साथ अगर वर्कशॉप होगा तो बैठेंगे हमारे साथ, हम उनको एक सीन देंगे। 4 लोग हैं, 4 लोगों को हम एक ही सीन देंगे, भाई आप अपने हिसाब से लिखिए। एक मरकजी ख्याल देंगे 4 लोगों को। हमने एक बैतबाजी ड्रामा, बैतबाजी का शो किया था, उसमें हमने शायर पैदा किए, क्योंकि जो लड़के आए थे शेर व शायरी करने के लिए बैतबाजी में, उनको हमने एक टॉपिक दे दिया कि भाई हम एक ख्याल देते हैं, आप इस पर अपना शेर कहिए। तो अब वो क्या शेर जो है उन्होंने, हाँ, वो उन्होंने शेर कहने की कोशिश की, तो उनके अंदर लगा कि अरे हाँ मैं शेर कह सकता हूँ, तो शायर बने ना वो। आज में बहुत से हैं हमारे, एक बहुत अच्छे साथी हैं रफ़ीक गुलाब साहब, वो भी हमेशा यही कहते हैं कि आपने हमें उसमें मौका दिया था तो शेर कहने की सलाहियत पैदा हुई, तो जो शौक पैदा हुआ, जुनून पैदा हुआ। तो इसी तरीके से ये स्क्रीन पे राइटिंग तब आपके सामने होगा। आपको अमली तौर पर जब लिखना पड़ेगा, सुनना है अभी सुन लिया आपने, सुनने के बाद इतनी बातें नहीं होंगी, जब उसको प्रैक्टिकल करेंगे तब होगा। अब मैं थोड़ा सा मकालमों की बात करूंगा, क्योंकि डायलॉग्स जो है वो फिल्म की भी, सीरियल की भी और ड्रामे की भी जान है। ड्रामों में आप आज़ाद हैं, जितने चाहे ड्रामे डायलॉग लिखिए, जितने चाहे तवील डायलॉग लिखिए। आपको एक बार ऑडियंस जो है ना थिएटर में आ गई है तो दरवाज़ा बंद हो चुका है। आप कितने भी लंबे डायलॉग लिख दीजिए, वो बोर भी होगा तो वो बेचारा बाहर निकल नहीं सकता है। लेकिन उसमें
ड्रामा निगार को कोशिश ये करना चाहिए चुस्त मकालमे हो, कट टू कट मकालमे हो और ज़बान ज़दे आम मकालमे हो। मतलब ये नहीं कि आप उसमें अपना अदब झाड़ने लगें। एक कैरेक्टर है, अगर वो नौकर है तो ज़रूरी नहीं कि फिर नौकर से आप आदाब और सलाम और ये और वो सब, वो पाकिस्तानी ड्रामों में होता था, वो मज़ाहिया उमर शरीफ वगैरह करते थे। लेकिन वो जो आज आपके घर में नौकर है, आप उसको बोलिए, वो तो सलाम भी सही से नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। तो आज हम लोगों को भी सलाम करना नहीं आता है, भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत ना। तो इस तरीके से हम बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कहते हुए बहुत कम लोगों को हमने देखा है या सुना है। उर्दू लिखते हैं, मैं सलाम वालेकुम नहीं लिख पाते हैं। तो ये तो इसलिए मकालमे जो है ना वो ज़बान ज़दे आम हो। आप कैरेक्टर को कैरेक्टर पेश कर रहे हैं। अभी यहाँ जावेद अनवर बैठे हैं, मैं जावेद अनवर से जो है ना अदब की गुफ्तगू करूँगा। मैं जावेद अनवर से तवक्को करूँगा कि वो इल्म अदब की बातें करें। और अगर जावेद अनवर जो है, मेरा मकालमा निगार जावेद अनवर से कहने लगा, क्या बेड़ो क्या बात है, सब ठीक है ना, हाँ सुनाओ जावेद, हाँ स्क्रीन पे राइटर पे कुछ काम करना है, कुछ करना है, तो वो मकालमा ही नहीं कहलाएगा। लेकिन वही बात जो मैं आपसे नहीं कहलवा सका हूँ, वो मैं राह चलते एक शरारती लड़के से कहलवा सकता हूँ, एक बेतकल्लुफ़ दोस्त से कहलवा सकता हूँ। क्या यार अनीस, आजकल क्या कच चल रहा है, मैं सुना आजकल तू हवा में उड़ रहा है। अरे नहीं यार, किसने तुझे ऐसा कहा? नहीं, मैंने सुना है कि तुम बहुत हवा में उड़ रहे हो, ले लेके इसको घूम रहे हो, उसको घूम रहे हो, क्यों लगता है लॉटरी लग गई। अरे नहीं यार, वो क्या है, एक घर था मेरा, उसको मैंने बेचा तो उससे 2 लाख रुपए आए हैं। अरे तो 2 लाख रुपए आए हैं तो उसको तू इस तरह खर्च कर देगा तो क्या आगे क्या चलेगा? अरे देखा जाएगा, जिंदगी रही तो ये इस तरीके से वो बात करेंगे। लेकिन यही बात मैं आपसे कहूंगा तो आप मुझे समझाएंगे कि देखिए जावेद साहब, ये अच्छी बात नहीं है। आजकल आप बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, ये मौज मस्ती जो है अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको पैसे बचाना चाहिए। आप ये जो लड़कियों को लेके इधर उधर घूमते फिरते हैं, ऐशो इशरत में मुब्तला है, तो बेहतर ये है कि आप इन बातों से बाज आ जाइए। इस तरीके से आप बात करेंगे तो कैरेक्टर की ज़बान होना चाहिए मकालमे। और मैंने कल भी कहा था, मकालमे फिल्म के मकालमे सीरियल में चल जाता है। सीरियल में क्या है ना, लंबी बातचीत गुफ्तगू जो है ना वो आप कर लीजिए, लंबी गुफ्तगू कर सकते हैं क्योंकि वहाँ टाइम होता है। लेकिन फिल्म में जो है ना, जो सीन एक घर का सीन है, एक घर के सीन में सास बहू और ननंद में जितनी बातें होती है लंबी सीरियल में, अगर फिल्म में वही सीन हुआ तो 3-4 जुमलों के अंदर सीन को वाइंड अप करना पड़ेगा। सास ने ये कहा, ननंद ने ये कहा और बहू ने उसकी तरफ देखकर बोला ज्यादा इतराव मत करके चली गई, ये सीन खत्म हो गया। लेकिन उसी को सीरियल में पहले पूरी भूमिका बांधे वो चल जाता है। तो फिल्म में चुस्त मकालमे हो, कट टू कट मकालमे हो, ज़बान ज़दे आम हो, जो कैरेक्टर कहते हैं, जो किरदार कहते हैं, वो ज़बान लिखिए। उसके लिए मुशाहिदा ज़रूरी है, उसके लिए आसपास के लोगों के बात करने का अंदाज उसको देखिए, फ़कीर कैसे बोलता है, नौकर कैसे बोलता है, फेरी वाला कैसे बोलता है, आपके अब्बा कैसे बोलते हैं, आपकी अम्मा कैसी बोलती है, आपके भाई कैसे बोलते हैं, आपके दोस्त यार कैसे बोलते हैं, आपका समाज कैसे बोलता है, आपके जो असातिज़ा है वो किस तरीके से बात करते थे या करते हैं। और मकालमों में तकिया कलाम रखने की कोशिश कीजिए और गुफ्तगू जो है वो हल्की फुल्की रखिए। गुफ्तगू जो है मकालमे हल्के फुल्के रखिए, तकिया कलाम रखिए, थोड़ा मिज़ा भी आ जाए ताकि वो सीन जो है वो एक तरीके से संजीदा ना हो जाए। तो ज़रूरत के लिहाज से इस तरीके से मकालमों को भी, बाकी अभी आप और पूछिए क्या पूछना है, बहुत कुछ और। असल में 1 घंटा 20 मिनट हो रहा है अनीस भाई, और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपने मज़ाह की बात भी की तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि दिलचस्पी बरकरार रहे, आप अपने जी मौजू से भटके नहीं। जो हासिल कलाम जो आया है
तबस्सुम नाटकर साहब बैठ गई हैं, सारे लोग लिख रहे हैं, आप भी माशाल्लाह देख रहे हैं, बहुत उम्दा गुफ्तगू रही, बहुत उम्दा गुफ्तगू रही। तो ये जाहिर सी बात है कि जो है कि एक तो बहुत मेहनत चाहिए। मैं फिर जो है दोहरा दूं कल की बात जो हमारे साथ कल नहीं थे, जैसा कनीज भाई ने कहा कि एक तो सब्र तहम्मुल बहुत जरूरी है, आपकी बैकिंग करने वाला कोई होना चाहिए। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी शोबे में अगर आप जाके बॉम्बे में जाके आप कुछ काम करना चाहते हैं तो एक तो आपको सब्र बहुत चाहिए, दूसरों की बातें आपको सुननी पड़ेंगी, उसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरे आपके पास सबसे बड़ी चीज बैकिंग हो, या फिर वहां जाकर आपको पार्ट टाइम जॉब हो, पहले आप जॉब कर लें, उसके बाद फिर आप इस तरफ आए। अगर आप सब कुछ छोड़ कर कुछ पैसे लेकर, जैसे कि पहले हमने सुना है कि साहब कुछ पैसे लेके गए, पैसे खत्म होने ही वाले थे कि उनको कोई रहनुमा मिल गया, तो वो जमाना और था। लेकिन अब तो बाकायदा बहुत ज्यादा भीड़ है। ऐसे अनीस भाई ने कहा, गजनफर भाई को मैं जाता था, उनके घर में जुहू के पीछे उनका मकान था, जुहू पोस्ट ऑफिस वाली गली में सामने संजय खान का मकान है, तो बैठे अक्सर लोग आ जाते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ सावन कुमार ताक साहब चले आ रहे हैं, अक्सर जो है बैठे रहते थे। प्रेम चोपड़ा तो अक्सर ही उनसे मुलाकात रहती थी, तमाम चीज होती थी। जितेंद्र खुद, तो ये रहा बड़ा बड़ा मामला, खैर इंतकाल कर गए बेचारे। तो मतलब ये कि जो संजय खान साहब, संजय खान साहब सामने बंगला है, सामने बंगला है, कई स्क्रिप्ट पर हमने काम किया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मानते थे हमको और हमारी जबान से बहुत मोहब्बत करते थे। तो उनके लिए भी हमने तारीखी सीरियल और ये सिंदबाद सेलर इस पर जो है काम कर रहे थे। तो बहुत ही वो भी अदब नवाज इंसान, बहुत ही शरीफ नेक इंसान। जी 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 बिल्कुल। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि अभी जो है बिल्कुल मंजरनामा बदल गया है। जब तक आपके पीछे बैकिंग नहीं होगी, भीड़ बहुत ज्यादा है, मकाम बनाना नामुमकिन तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। उसके लिए तमाम ग्रुप्स की जरूरत है। आप सबसे राब्ता रखें, वक्त दें और अपनी किस्मत पे जो है भरोसा रखें, इंतजार करें। और उसके बाद जो अनीस भाई के मुताबिक जो है आपको यकीनी तौर पर जो है कामयाबी मिलेगी। लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है, लगातार आपको खुद को मांझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, उस माहौल में ढलना पड़ेगा। और उसके बाद आपको माहौल का भी मुशाहिदा करना पड़ेगा। आप एक फेरी वाले को भी देख रहे हैं, फिल्म अगर बॉम्बे की कोई जो है पृष्ठभूमि कह लीजिए हिंदी में, उस पर कोई फिल्म बने तो उसका मुकालमा भी आपके जहन में हर वक्त होना चाहिए। किसी लखनऊ के माशरे बन रही, कोई नवाब पर बन रही है तो उसको भी आप देखें, बेगम जान बन रही है तो उसको भी आप देखें, गौहर जान बन रही है तो उसको भी आप देखें। अगर कोई ऐसी फिल्म बन रही है जो कि मुतवसत तबके की है या फिर रॉयल फैमिलीज की फिल्म बन रही है, तो इसकी इन तमाम चीजों को आपको देखना पड़ेगा। नाज़रीन, आप जो है अनीस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक मिनट लूंगा। जो आपने कहा ना कि भाई वो बहुत मेहनत और राइटर्स के लिए, तो देखिए कामयाबी पाने के लिए जो है ना, कामयाबी हासिल करने के लिए हर शोबे में मेहनत की जरूरत होती है। और मैं अपने नौजवान राइटर से ये कहूंगा कि वो मर्द नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से, उस हाल में जीना लाजिम है जिस हाल में जीना मुश्किल है। तो हिम्मत मत हारिए। अगर आप निकले हैं काम के लिए तो तकलीफ मुसीबत आएगी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आएगी, उसका मुकाबला कीजिए डट कर, लेकिन पार्ट टाइम अपने रोजी रोटी का इंतजाम जरूर कीजिए। क्योंकि फिल्म राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग जो है ना, वो फुल टाइम जॉब नहीं है। आप उसके लिए एक सिटिंग टाइम होता है, 3 घंटा 4 घंटा। आप प्रोड्यूसर से 4 घंटा ही, प्रोड्यूसर सारा दिन आपको नहीं बिठाएगा। तो आप अपने हिसाब से एक पार्ट टाइम जॉब ले लीजिए और फिर स्ट्रगल भी कीजिए, ताकि और पार्ट टाइम जॉब आने जाने का खर्चा। आखिर में जावेद भाई, मैं आपका, बुखारी साहब का और जो आपके इरफान आरिफ साहब हैं, तहरीक बकाए उर्दू के जो सरपरस्त हैं, भाई देखिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। हर चीज़ के पीछे जो है ना, लोग कहते हैं हर कामयाबी के पीछे जो है ना, हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हर अच्छे प्रोग्राम की कामयाबी के पीछे एक सरपरस्त का हाथ ज़रूर होता है। क्योंकि सरपरस्ती जब तक अच्छी नहीं रहेगी, प्रोग्राम अच्छा नहीं होगा। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए सरपरस्त बहुत अच्छे हैं आपके, और आपके सेक्रेटरी बहुत अच्छे हैं। और इरफान आरिफ साहब का तो जवाब ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही वो हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया। फिर ख़ासतौर से मैं रोज़नामा उर्दू टाइम्स का, क्योंकि उसने उस रोज़नामे ने जो है मुझे मजमून निगारी का एक हुनर, मतलब लोगों को उजागर करने का मौका दिया। एक इतना अच्छा अखबार दिया, इतना बड़ा सफ़ा दिया। उनके जो नुमाइंदे हैं या सब एडिटर कहें, मोहम्मद रफ़ीक शेख साहब हैं, और उनकी जो मालिक हैं कमर सईद साहिबा हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा
कि उन्होंने जो है मुझ नाचीज़ को लिखने के मौका दिया। और इतने अब तक 142 144 मज़ामीन हमने ड्रामा निगारों पर, अदबी शख्सियतों पर, नावल निगारों पर, अफसाना निगारों पर, प्रिंसिपल हजरात पर, डॉक्टर्स पर 144 हफ्ते जो है ना, हमने 144 सफ़े का वो लिख दिया है और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। उसके साथ ही साथ मैं और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। जो नाज़रीन हाज़रीन कल भी हाजिर थे और आज भी हाजिर हैं, उनका शुक्रिया। जो आज जुड़े हैं, मैं उनसे ये उम्मीद करूँगा वो गुज़िश्ता कल का जो है वो हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर देखें और अपनी दुआओं से नवाजें और मुझ नाचीज़ के लिए और हमारे अहले खाना के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी उम्मत के लिए, सब के लिए खैर की दुआ करते रहें। इस बात से मैं आप सबसे खुदा हाफिज़ कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस जावेद साहब। तो नाजरीन, आपने देखा कि अनीस जावेद साहब की गुफ्तगू कल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी रही, बहुत शानदार रही। और आज भी हम बैठे तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह के हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आज लोग बहुत ही दिलचस्पी से सुन रहे थे, कल जिन लोगों की तशनगी थी उसकी भी तिलाफी मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हो गई होगी। लेकिन यही आखिरी नहीं है, आखिरी मंजिल नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री के ताल्लुक से तो बहुत सी जाहिर सी बात है कि इतनी गुफ्तगू होती है, जो है और भी बहुत सी राहें हैं। हम इंशाल्लाह फिर बैठेंगे। मेरा भी जैसा कि आप देख रहे हैं नेट का जो है वो पैकेज खत्म हो रहा है, तो मैं अपने नाजरीन से इजाजत लेता हूँ इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अदबी शख्सियत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज़।